Assalamu alaikum. Welcome to Sia Debates. Today we are trying a new thing. एक लड़का है ज़ोरन निज़ामानी जिसने एक आर्टिकल लिखा न्यूज़ ट्रिब्यून में, आपने सब ने देखा होगा। पावर दैट बी ने उस आर्टिकल को किल कर दिया। उसकी वजह से उस आर्टिकल की बड़ी धूमधाम हो गई। इट बिकेम वायरल, एवरीबडी सॉ दैट आर्टिकल। I also read that article. It was an impassioned piece. काफी उसने दिल से लिखा था और गुस्से से लिखा था कि जी जेन जी बर्बाद हो गई और बूमर्स का कसूर है और हम लड़ेंगे वगैरह वगैरह। ओके, फेयर इनफ, एक्सेप्टेड। तो मैंने उसे ईमेल भेजी, मैंने कहा भाई आओ डिबेट करें इस चीज पे। हम बूमर की तरफ से लोग लेके आते हैं, आप जेन जी की तरफ से लेके आए। वो तो उसने जवाब नहीं दिया। मैंने कुछ और लोगों को यहाँ इकट्ठा किया, मैंने कहा आइए बात करते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला जिस पे जेन जी भी है, खासतौर पे जिस पे इकोनॉमिक्स के साथ भी हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स भी हैं। मैंने कहा ये डिबेट करते हैं। उनमें से बहुत कम लोग आए, बूढ़े तो काफ़ी आ गए, शबर जैदी भी आ गया और असद अली शाह भी आ गया और चंद एक लोग और भी आ गए। जैन जी के लोग बहुत कम आए। अब ये जैन जी की कमज़ोरी है, ये जैन जी शोर ज़्यादा मचाती है पर डिबेट करने को तैयार है कि नहीं, वो कुछ देखना चाहिए। खैर, debate was good, very interesting. Everybody agreed that it's not a question of one generation or another. Each generation has suffered in Pakistan. My generation has suffered, as I point out later. My generation has suffered, and I think, quite frankly, हमने अयूब के खिलाफ भी लड़े, ज़्या से कोड़े भी खाए और मार्शल लॉ के खिलाफ भी किया, बट हमें डेमोक्रेट से भी मारा, भुट्टो साहब ने मारा, सब ने मारा। तो अब हम भी उस वक्त रोते थे, हम भी अपने बापों से कहते थे आपने ज्यादती की। अब जेनजी भी ये कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो बात ये है कि हम सबको इकट्ठे मिलके क्या करना है क्या नहीं करना, ये डिबेट है। आइए देखिए, इंशाल्लाह इस पे और डिबेट करेंगे और बात करेंगे। बट वी नीड टू कीप यू गाइज एंगेज, नीड टू talk to each other. Most important of all, Pakistan needs to debate and learn how to debate and learn how to discuss issues without getting angry. And important of all, learn how to take issues further through conversation, through debate, through um, discussion, and through, maybe social action. How do we get change in the society? ये नहीं हमने सोचा अभी तक। हमारा कल्चर ये है कि we want to be patronized by the state, not for the state to change as we wish it. So पहले let me get to the debate, then we'll think about it. Hope you enjoy it. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बूमर ये जेन जी इतना शोर मचाती है पर डिबेट के बाद तो भाग गई है। अब क्या करें बताइए इकराम साहब। जी, ये बड़ी बुरी बात है। इतना शोर मचाया उसने, बच्चे ने, ज़ुरैन निज़ामानी ने, कि जी हम पे बड़ी ज्यादती हो रही है, बूमर्स को हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उसको मैंने 3 ईमेल्स भेजे, कोई जवाब नहीं आया। और 2-3 जेनजीज को मैंने बुलाया था भी, मैंने कहा भाई आ जाओ, कोई नहीं आया। मेरा ख्याल एक शायद आया। सुमीत साहब आप हैं कि नहीं यहाँ? जी जी सर। जी जी सर। माइक वो कैमरा तो ऑन करें ताकि हम नजर तो आए। जी। अच्छा, सुमीत साहब विल रिप्रेजेंट जेनजी। वालेकुम सलाम सर। सुमीत साहब बताइए, ये नस में जेनजी पढ़ाते हैं, इज अ प्रोफेसर इन नस। जी सुमीत साहब। सर, मुझे लगता है कि आई एम नॉट जेन जी बट आई एम जेन टी, द ट्रांजिशनल जनरेशन एक्चुअली। चले, बट यू आर क्लोज इनफ टू जेन जी टू रिप्रेजेंट, ठीक है। और वो भी ये वैसे कह रहे हैं कि हमारी नदीम, ये मेरा इसमें ये है एट द वेरी आउटसेट कि यार ये बूमर्स की जो पूरी डेफिनेशन है वो तो बड़े अच्छे लोग थे यार। वो दे केम इन अ बूम, दे क्रिएटेड अ बूम in the US after Second World War, because there was a period of stability and they made great contribution. ये तो आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू आवर जनरेशन, जो हम ओल्डर पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्या हम वो बूमर्स अगर हो जाएं तो हमारी सूरत हाल ही और होती। हम तो वी आर कंफ्यूज जनरेशन एंड our earlier generation was even more confused than we are, and उससे पहले वाली जो है वो उससे भी ज्यादा confused थी। तो it's a matter of debate कि हमने
हमारा तो हमने तो बड़ा गर्व किया है. वी आर नॉट इवन वर्थ कॉलिंग बूमर्स. बूमर्स आर वेरी गुड पीपल. तो पहले तो हम करेक्ट करें अपनी डेफिनेशंस. व्हाई आर वी यूजिंग यूएस डेफिनेशंस? वो उनकी इन्वायरमेंट ही डिफरेंट थी यार. वो अभी और उनके यंगस्टर्स डिफरेंट है. चले जी, let's go to सुमित साहब. सुमित साहब, over to you. सब पहले ये कि जो ये जेन जी वर्सेस बूमर जो डिबेट रही है, इसमें बिटवीन द लाइंस मेन पॉइंट जो मुझे समझ आती है बात, बिकॉज आई थिंक कि हमारी जो जनरेशन वो ज्यादा क्लोज है उनके साथ. दिस इज द actually they want to say the exclusion, the exclusive orientation, this that leads to this frustration actually. और यही exclusive orientation की वजह से, let's say जब हम कोई इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, then when we use heavy jargon, तो they think that this is an exclusion trick, कि हम उन्हें निकाल रहे हैं डिबेट से बिकॉज वी आर मेकिंग थिंग्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. और जो दूसरी जो आर्टिकल में एक और इम्पोर्टेंट बात बताई लिखी है कि जेन जी एक्चुअली वेयरिंग द हेडफोन्स, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ऑफ स्पॉटिफाई एंड वेटिंग फॉर द वीजा. बट अगेन this also represents the exclusion orientation, because less than 0.5% of youth having this type of facility, but remaining population is here. तो और दूसरी एक और चीज है कि they don't care. Actually they care. If we see the turnout, so voting turnout, it was significantly high as compared to the previous election. से they care actually. और जो एक और important चीज है, being from academia, I would go with data. I will respect the data over opinion. So yes, our social contract is weaker. For instance, the social contract means the handshake between the citizen and the state. So state says, be law-abiding citizen, follow the rules, pay the taxes. In return, I will give you the security, the basic rights, education, health, this type of facilities. So, although if we see the Gen Z is arguing that, okay, we are law-abiding and we are paying the taxes, in return, we are not feeling secure. So this social contract has been weaker. But again, it doesn't mean that this is the rebellion. Actually, when the social contract between the private companies, जब भी वो टूटता है तो लोग सू करते हैं, but स्टेट को सू नहीं किया जा सकता. So this is a natural reaction. तो article tone is little confrontational, but there are some facts that how the young generation thinks. So नहीं तो यंग जनरेशन the number one point was जो निजामानी ने लिखा है उसने तो बड़े गुस्से में लिखा, और इस वजह से उसको रिएक्शन भी आया और अच्छा उसको प्रेस भी मिली. अब बताइए कि क्या यंगर जनरेशन कंप्लेन किया. अब्सार साहब आप भी आ गए. अब्सार साहब, प्लीज ओपन योर वीडियो एंड ओपन योर माइक एंड स्टार्ट टॉकिंग. टेल अस व्हाट द जेन ज़ी इज सो एंग्री अबाउट, व्हाई आर दे सो अग्रेसिव. मुझे तो ट्विटर पे जो आती है बात वही आती है कि हमें पोजीशन चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए, बुढ़े हमें पोजीशन देते निकल जाएं ताकि हम पोजीशन ऑफ लीडरशिप में आए. क्या इज इट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ देम डिमांडिंग अ पोजीशन? इज इट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ देम डिमांडिंग स्टेट पेट्रनेज? क्या हमें स्टेट पेट्रनेज मिली है कि नहीं मिली? अब्सार साहब बोलिए. अब्सार, कम ऑन, डोंट बी. यू आर क्लोज इनफ टू जेन ज़ी I टू don't गिव अस think देयर व्यूज. ये एग्जैक्टली पहले तो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि उस आर्टिकल में जेन जी थोड़ा मतलब इट्स नॉट एग्जैक्टली जेन जी दैट इज फॉर एग्जांपल मैं जेन जी तो नहीं हूं, मैं तो मिलेनियल हूं, बट चलो कोई बात बेसिकली नहीं, इट बोलो. गिव्स द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ द यंग पीपल. जो आज मसला है वो पाकिस्तान में किसी को भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं नजर आती है. दैट इज द कोर इशू. और उसमें जो
बात लिखी हुई है कि या तो आप चुप रहें या आप निकल जाएं, हम यहाँ पे यही देख रहे हैं। तो दैट इज द रियलिटी we're being faced with. The issue is एग्जैक्टली यही है कि कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है, एंड वी डोंट सी things being fixed. It's the same generation that's in all of the positions of power. और अगेन मैं उसी पे बात करूंगा कि कोई फ्यूचर नहीं नजर आता, दैट इज द प्रॉब्लम। एंड लोग जो भी बोल रहे हैं, हमें चीजें ठीक होते हुए नहीं नजर आ रही। आप ठीक है, आप बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, बट ऑन द ग्राउंड देयर आर नो जॉब्स, देयर आर लिटरली नो जॉब्स फॉर पीपल। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर है, 25 मिलियन आई थिंक पंजाब में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। इन लोगों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? कोई तो सर साहब, मैन्युफैक्चरिंग ये है, तो हमारे इंडस्ट्री बंद जमाने हो में रही इट है। वाज वर्स। हमारे जमाने में इट वाज वर्स। हमारे जमाने में मुझे याद है जब मैं एलएससी से आया था तो यहाँ नौकरी कोई नहीं थी। ठीक है, सारे धक्के खा खा के यहाँ से भागे बेचारे। बीसीसीआई खुल गया, थैंक गॉड, हम बाहर चले गए सारे। खैर मैं तो नहीं बीसीसीआई में गया, बट काफी लोग चले गए थे। तो एक हमें जो बेनिफिट मिला हमारी जनरेशन को, वो इंटरनेशनल बूम से मिला, ग्लोबलाइजेशन से मिला। यहाँ तो कोई नौकरी नहीं थी, जीरो नौकरी थी, धक्के खाते थे लोग यहाँ डिग्रियां लेके। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है। तो जेनजी को इतना शोर मचा रही है क्या? इज इट बिकॉज दे फील एंटाइटल्ड? इज इट बिकॉज दे फील कि उनको, मतलब उनको नौकरियां हाथ में मिलनी चाहिए? क्या ये माँ के ज्यादा लाडले हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक जेनजी एंटाइटलमेंट का तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी नहीं है। आई थिंक जो स्पेसिफिकली अब बूमर्स के खिलाफ वो जो एक शोर मचाया जा रहा है, वो तो आई फुली एग्री विद। मैं तो अपने घर में अपने अम्मी अब्बू को भी ये कहता हूँ कि आपकी जनरेशन ने हमें यहाँ पे पहुंचाया हुआ है। बिकॉज हिस्टोरिकली अब मैं आई एम ऑलमोस्ट 31 ईयर्स ओल्ड। अगर हम पीछे जाएं तो पाकिस्तान में हमेशा डिक्टेटरशिप रही है, लोग खड़े नहीं हुए कभी भी, लोग सड़कों पे कभी नहीं निकले हैं, किसी ने अपनी आवाज नहीं उठाई है। तो इट्स अ पाथ डिपेंडेंस जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये मतलब गलत आज की जो बात कर रहे हैं सिचुएशन यार। है हमने वो हमने हमारी जनरेशन ने अयूब खान को निकाला था। मैं वहां था बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन में। हमारी जनरेशन भुट्टो को ऊपर लेके आई, भुट्टो ने हमें लेट डाउन कर दिया। ठीक है, वो और बात है। फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप फिर आ गई। पॉइंट ये, फिर भी हमारी जनरेशन खड़ी रही। इकराम साहब, क्यों? हमारी जनरेशन ने कितने कोड़े खाए जनरल जिया जी से। जी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जमाने। जी, मैंने खुद व्यू पॉइंट में था, मैंने बहुत स्ट्रगल की। तो इनको बताइए ना, ये जो कह रहे हैं जेन जी कि हमने कोई खड़ा ही नहीं हुआ कभी, ये क्या है भाई? जरा इकराम साहब थोड़ा सा बताएं। और सॉरी बाकी सर, मैं लोग जो एक जहाँ और हैं पॉइंट ऐड बोले, कर लूं। प्लीज हाथ खड़ा करें, आई विल ब्रिंग यू। जी जी बोलिए। सर, जी सर, मेरा ख्याल ये है कि जो डिबेट है वो थोड़ी सी पर्सपेक्टिव से हटी, क्योंकि इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं जिसमें आप मेन इशू से हटकर फिर थोड़ा जनरेशनल डिफरेंसेस को लेकर चले, और वो भी ज्यादा जो अभी हम बात कर रहे थे शुरू में कि वो वेस्टर्न एक पर्सपेक्टिव से ये जो चीजें वहां बनी हैं उसको हम पाकिस्तान पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे मेरा तो इख्तलाफ पहले ये है कि इसका पर्सपेक्टिव ही सही नहीं है। पाकिस्तान एक एक्सट्रैक्टिव स्टेट इसलिए है कि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है और यहाँ जो एक अलायंस है उन फोर्सेस का, जिसे मैं अपने आर्टिकल में मिलिट्री जुडिशियल सिविल कॉम्प्लेक्स कहता हूँ, इन्होंने असल में स्टेट को जो एक रोल दिया है वो बिल्कुल उसके डायमेट्रिकली अपोजिट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब बड़ा एक मसला पैदा होता है, और यूथ का मैं जो उनका फ्रस्ट्रेशन है उसको हमें सही तरीके पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ये हम सबका असल में फ्रस्ट्रेशन है, सिर्फ उन्हीं की नहीं है। और वो ये है कि एक ऐसा मुल्क जहां आप एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी बड़े दावे करते हैं और उसका रोल का जो स्टेट का रोल है वो जो बयान करे वो तो इतना डिफरेंट हो, और जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस देखें तो वो बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स तो फिर बहुत तेजी से आगे चलते हैं। और यहाँ आपको और हम सबको तो एक अंदाजा है कि बड़ी स्ट्रगल भी रही है ये जो अंडरमाइन करना कि पिछली जनरेशन ने कोई काम नहीं किया। हर एक को आप एक ही दायरे में तो नहीं देख सकते ना। अब एक ऐसे लोगों की भी तारीख मरतब हुई हुई है, ये नहीं कि वो लिखी नहीं गई है। मैं तो खुद चूंकि 79 से 84 तक फुल टाइम जर्नलिस्ट पर था। इकराम साहब आप व्यू पॉइंट में थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था लॉन्ग टाइम अगो जब मैं शिकागो में था, डिड आवर फादर्स रियली केयर फॉर अस। और मैंने यही कंप्लेन किया था कि जी हमारे बाप हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहे और हम मायूस हैं वगैरह वगैरह। तो उसके बाद हुआ ये कि वो एक होते थे साहब जो मेरा ख्याल यंगर जनरेशन जानती थी, वो बहुत मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छे आदमी थे, खदरपोश मसूद, अगर आपको याद जी जी जी, मुझे याद है। खदरपोश मसूद साहब ने मुझे और आई रहमान साहब ने कहा कि जी
ये जनरेशनल डिबेट हम करते हैं जैसे हम अभी कर रहे हैं, तो तैयारी पकड़ी हमने कि अकमल हुसैन में और शायद कादर एक साइड पे होंगे और खदरपोश मसूद और वो ये कारदार साहब और वो अय्यर रहमान एक साइड पे होंगे। खैर वो डिबेट हो नहीं सकी, बट पॉइंट ये है कि ये तो हमेशा से रहा है और ये जी, बेशक। जरूर मेरा ख्याल है यंगर जनरेशन को कंप्लेन करना चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ उनके साथ कि यस वी आर रिस्पॉन्सिबल। जी बताइए असद साहब, सॉरी अदील राना साहब पहले बोल रहे थे। अदील राना साहब कहाँ हैं? अदील नदीम राना साहब, नदीम साहब सलाम अलैकुम। जी क्या हाल है शबा साहब? आइए आइए। हाँ जी, आपका ख्याल है जनरेशनल डिबेट पे? हाँ, अभी आने से पहले अदील कौन, मैं बोलो अदील राजा साहब बोल रहे हैं। अदील राना साहब बोले ना। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू एवरीवन एंड माइक गुड ऑन कर मॉर्निंग। लें यार अदील साहब। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। अच्छा सर, ये है कि एक बात आप अपने नदीम साहब आपने बात की सर कि जेन जी जो है वो क्या कहते हैं आसमान से उतरी है एंड दे थिंक दे आर इंटाइटल्ड टू हैव अ जॉब। सर बात ये है कि रोजगार, खुशहाली, एंटरटेनमेंट ये आज जिस तरह से एक जरूरत है उस तरह से आपके एरा में नहीं थी। इवन मैं 40 इयर्स ओल्ड हूँ, मेरे बचपन में भी इस तरह से चीजें नहीं थी। तो आज के यूथ में पोटेंशियल भी बहुत है एंड दे नीड अपॉर्चुनिटीज एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान ऑन वन साइड द गवर्नमेंट हैज stopped giving providing the opportunities, and on the other hand the international investors are not ready to come to the Pakistan. So on both the side कि ये एक बड़ा जुल्म है जब एक आपके पास पोटेंशियल यूथ हो, दूसरा ना तो आप यहाँ से इंतहा पसंदी खत्म करने पर रजामंद है, ठीक है, और ना कोई आपके यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। इंतहा पसंदी, इंटॉलरेंस इतनी ज्यादा यहाँ पर, और वो जैसे स्पॉन्सर्ड है वो उस पर भी मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इट्स नॉट सेफ दीज डेज। तो सर ये जेन जी का जो गुबार है और जो उनके फ्रस्ट्रेशन है वो वैलिड है। और दूसरा लेकिन सर, मैं नहीं मानता वैलिड है। देखिए यूथ का काम होता है कि वो खुद कुछ करे। आप मुझे बताएं कि पुराने जमाने में क्रिस्टोफर कोलंबस और लॉर्ड क्लाइव और ये यंग लोग थे, ये वेट कर रहे थे कि सरकार कुछ करे? ये बाहर निकले, जाके इन्होंने कुछ किया, दुनिया डिस्कवर की, कुछ कॉन्कर किया, कुछ किया। हमारी यूथ क्यों डरती है और कहती है कि बस मुझे नौकरी दो? आपको बाहर भी तो कोई नहीं आने दे रहा इन हालात की वजह से। आपको इवन यूएई इज नॉट अलाउइंग द यूथ टू कम टू द यूएई। तो इस सब के जिम्मेदार ये यूथ नहीं है सर, ठीक है। इस सब के जिम्मेदार ये अब आम आदमी नहीं है यहाँ का। तो चलिए ठीक है। जी असद साहब आप जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं असद साहब? नदीम साहब मैं कुछ कहूँ? बोलिए शबर साहब, चलिए फिर असद साहब। देखिए नदीम साहब, बात ये है कि ये जो जिस जनरेशन जेड की बात हम कर रहे हैं और जिस जनरेशन जेड के एक सो कॉल्ड आर्टिकल के बेस पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव जनरेशन जेड नहीं है। ये ओ लेवल ए लेवल के पढ़े लिखे बच्चे हैं जो कि जिनको बैठकर जो एक प्रिविलेज सोसाइटी से निकल कर आए हैं और अब वो प्रिविलेज के साथ और प्रिविलेज चाहते हैं, क्योंकि उनको प्रिविलेजेस जो है वो पहले तो प्रिविलेज मिला के मैट्रिक के साथ ऊपर वो लेवल पे चले गए, उसके बाद वो जाके इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं। मेरा सवाल उनसे ही होगा उनकी फीस कहाँ से दे रहे हैं, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है? तो पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, पाकिस्तान की जनरल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। मगर अगर मैं ये भी एज्यूम करता हूँ कि वो पाकिस्तान की जनरल यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि आप मुझे जानते, जो सारे लोग बैठे हैं, जितने लोग सारे लोग मुझे जानते हैं कि पाकिस्तान में शायद मेरे से ज्यादा खुल के बात शायद ही कोई पाकिस्तान में करता हो। और जो पाकिस्तान के मीडिया और जो बाकी चीजों के जो प्रेशर आते हैं, क्या वो ये समझते हैं कि वो प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आते? तो ये जो आपने बात की, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये बाहर बैठ के शिकायत करना और बाहर बैठ के ये कहना कि जी ये जगह नहीं है, वो जगह नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये बेसिकली डिफीटिस्ट एटीट्यूड है। और ये हमारे अंदर इनग्रेन कर गया है कि जी हमने कुछ नहीं करना तो हमें बताएं कि जी आगे क्या होना है। अगर मैं उनकी इस लड़के ने जो आर्टिकल लिखा है मैं उसको पढ़ रहा था, मैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा।
चलो एक साइड में पहले इकोनॉमिक साइड पे आ जाता हूँ, उसके बाद दूसरी में उसकी पॉलिटिकल साइड पे आता हूँ। जो इकोनॉमिक साइड है उसमें वो एक अगर इनडायरेक्टली अगर वो ये कह रहा है कि जी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे पास और पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा तो हम इस तरह के हैं, तो उसको पाकिस्तान का पता है कि पाकिस्तान कैसा है? अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, उस जिंदगी में ये लेवल से उठा, उसके बाद वो बाहर चला गया, उसे क्या पता कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक्स का होता क्या है ना? जब आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स को समझेंगे फिर आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। 4 अखबार पढ़ के और 2 आर्टिकल देखकर आप पाकिस्तान के बारे में नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है, जहां Sir, तक can I add here points? My point of view. एक सेकंड, अभी आते हैं। Sir, please. आते हैं। You can allow me. हाथ खड़ा कर दें, we'll do that। चलें। दूसरी बात जो है, जहां तक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के जोर का सवाल है, नदीम साहब, मैं और आप शायद हम उस जमाने में भी रहे, 77 से लेकर हमारे बैठे हुए हमारे जो इकराम साहब भी बैठे हैं, हमने जियाउल हक का दौर भी देखा है, हमने कोड़े लगने वाले टाइम भी देखे हैं और हमने पार्टीज को बाकी रहते हुए भी यहाँ पे देखा है। मगर जो मैं आज पार्टी जो लोग जो कहते हैं कि हमें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, अगर मैं उनके एटीट्यूड को उन लोगों से कंपेयर करूं जो 1977 वाली पार्टी थी, तो मैं कहूंगा कि इनके अंदर 5% भी रेजिस्टेंस नहीं है। क्योंकि ये मैंने उस दौर को भी मैंने पब्लिकली कोड़े लगते भी देखे हैं इसी पाकिस्तान लाहौर शहर में। तो और जरूरी नहीं कि आप जब आप किसी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करें तो जरूरी नहीं कि आप बदतमीजी करें, आप उसको आउट ऑफ द वे जाए, जातियात पर आ जाएं, उसके भी तरीके होते हैं। और मैं यहाँ एक चीज गौर कर रहा हूँ कि हमने तरीके अपनाने से इनकार कर दिया है, हम एक तरीके से नहीं चल रहे। तो मैं खुद एक एंटाइटलमेंट कल्चर का निशानी है जो साहब, आप वो भी एंटाइटलमेंट कल्चर है कि मैं लड़ूंगा, मैं गालियां दूंगा भाई। हाँ, गालियां ये करो नहीं, गालियां भी चले नहीं, मैं गालियां भी मैं दे दूंगा ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। गाली भी मैं आपको नहीं दूंगा, आपकी बीवी बच्चों को दूंगा। ये देखिए ना, चले नहीं, गाली मुझे दे देना कोई बात नहीं है। तो घर में घुस जाऊंगा, मैं घर में घुसने के बाद घर के बारे में बातें करूंगा और मैं अजीब अजीब तरह की बातें दोनों साइड से, तो है ना, ये जो ये बात तो बाहर बैठ के, तो सोशल मीडिया जो है ना, जिन लोगों जो पार्टी ये समझती थी, मैं तो उस पार्टी से करीब हूँ, जो पार्टी ये समझती थी कि सोशल मीडिया उनके लिए एक एसेट है, मेरे हिसाब से वो आज लायबिलिटी बन गया है। ठीक, अभी चलते आगे। जी असद साहब जल्दी बोलिए, फिर लेट्स गो अहेड, अभी बड़े लोग आ गए, लेट्स गो। असद साहब जी, मैंने अर्ज किया नदीम कि असल बात देखें, पहली बात तो ये है कि ये टर्म्स जो है बूमर्स वाली जो है ना, और जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। मतलब ये अमेरिका से आ रही है, वहां के बूमर्स जो हैं वो दे डिड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, उन्होंने तो पूरा बिल्ड किया नेशन, दैट वाज अ बूमर्स। इसीलिए कह रहे हैं कि इकोनॉमी बूम कर गई थी उस जमाने में, 1946 से लेकर पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू 1964। हमारे पास जो ये जो टाइम था, हम तो एक टर्बुलेंस में थे उस वक्त जो है। दूसरी बात ये है कि आई थिंक वी नीड टू रिकॉग्नाइज एक जो फंडामेंटल फैक्ट इस बच्चे ने कहा है वो बिल्कुल सही है। मतलब एक दो जो चीजें हैं ना, मेरा तो उसमें कंसर्न ये है कि व्हाई मोर पीपल आर नॉट स्पीकिंग लाइक दैट। और दूसरी बात ये है, जैसे शब्बर ने कहा कि ये तो बाहर बैठ के उसने लिख दिया, असल बात यह है कि यहाँ पर जो हमारी पुरानी जनरेशन्स हैं, हमारी जनरेशन, हमसे पुरानी जनरेशन और उससे पुरानी जनरेशन, वी हैव ऑल मेस्ड अप, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब जो ये मुल्क बनाने वाली जो हमारी जनरेशन थी, उन्होंने भी कोई स्ट्रगल नहीं किया। ये मुल्क तो अंग्रेज ने, शब्बर ने भी अपनी किताब में एक तरह से लिखा है, फिर दूसरी बात भी उसने की है कि ये मुल्क तो अंग्रेज ने वैसे ही बना के दे दिया हमें विदाउट एनी स्ट्रगल। और उसके बाद फिर जो मुल्क बनाने वाले थे उन्होंने कोई उस पर सोचा ही नहीं था कि मुल्क चलेगा कैसे। उस ना इलेक्शंस कराई, ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसके बाद से जो मिलिट्री जो है वो रूल करती रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी जनरेशन
नहीं, को पर आप एक मिनट असद साहब, let me just ये तो हमारी जनरेशन पे वाजिब था ना कि हम कोई सिस्टम बनाते, तो ये तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम सिस्टम नहीं बना सके। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इट्स नॉट ए जनरेशनल इशू है। किसी भी जनरेशन के पास जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो यहाँ पर रही नहीं है ना। यहाँ पर नहीं, तो एक but स्मॉल then we are to एलिटिस्ट blame क्लास ना। जो है वो गवर्न करती रही है। और ये जो जनरेशन सी जो है ना, जेन जी की जो बात कर रहा है ये बच्चा, तो ये बात सही है कि जेन जी हो या यंग पीपल, दे आर नॉट बाइंग द, ये बात उसने सही की है कि जो हमारी जो रूलिंग स्टैब्लिशमेंट है या रूलर्स हैं जो एक बेच रहे हैं चूरन के पेट्रियटिज्म का और ये सारी चीजें, वो कोई बाय नहीं करता। ठीक है, कोई अब जरा शक यंगर नहीं है। जनरेशन की बात सुने, एक सेकंड, यंगर हाँ, लेकिन मैं ये बात कर दूं कि यंगर जनरेशन जो जी है, अस्सलाम वालेकुम सर। एक सेकंड लेट मी जस्ट अब इसको कंक्लूड, खत्म एक करने मिनट दो। जरा, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि यंगर जनरेशन जो है, ये जो बच्चा बात कर रहा है, ये बात रेज नहीं कर रही है। आई विश देयर आर मोर क्वेश्चंस एंड देयर आर मोर पीपल स्पीकिंग। हमारी तो कौम जो है शुरू से लेकर जो है ओवर 80-90% कोई बोलते ही नहीं है ना, कोई स्ट्रगल हुई है फ्रैंकली स्पीकिंग इस मुल्क लेट्स हियर द यंगर जनरेशन। जी जवाद साहब। यस, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं इस वक्त तो पाकिस्तान में, लेकिन मेरे पीएचडी की कर रहा हूं, बल्कि फाइनल स्टेज पे शियांजोटांग यूनिवर्सिटी चाइना से। माशाल्लाह। और सर मैं आपको बताऊं, जो ये बात कर रहे हैं कि ये यूएस में बैठ के उसने बात की है। सर मैं प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ। ठाठ पे बैठ के मैंने प्राइमरी स्कूल पढ़ी है। मैंने मिडिल स्कूल भी सरकारी स्कूल से पढ़ा है। मैंने कुछ पैसे जमा करके यहाँ तक सिर्फ टिकट लिया है, बाकी मुझे चाइना गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दिया है। और वो टिकट भी मैं 5 लाख रुपए कर्ज लेके मैं यहाँ से गया, फिर वो अपने स्कॉलरशिप से मैं रिटर्न किया। मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूँ, ना मैंने कहीं से स्कॉलरशिप पैसे लिए हैं। मैंने पाइड से मैंने एमफिल किया है। और सर मैं कोई वो भी नहीं हूँ कि मैं जो है ना ये कहूँ कि हमें कोई बाहर से कोई या मेरे वालिदैन कोई लैंडलॉर्ड थे। मुझे वालिदैन ने सिर्फ बीएस तक सपोर्ट किया है, उसके बाद मैं खुद अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूँ। अभी भी मैं अपने आप को कर रहा हूँ। तो सर एक बात तो ये है कि यंग जनरेशन के लिए इस मुल्क में, और ये भी सर बता दूं कि इस वक्त मोस्टली लोग मुझसे अप्रोच करते हैं कि हमें किस तरह बाहर इस मुल्क से जाएं, हमें वो स्टेप बताएं, वो प्रोसीजर बताएं, ताकि, और वो 17 स्केल के लेक्चरर्स भी हैं, वो 17 स्केल के गवर्नमेंट वो ऑफिसर्स भी हैं, वो भी इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। इस वक्त मैं तकरीबन 8-10 लोगों को खुद अप्लाई करवा चुका हूं और उनकी एडमिशन भी हो गए हैं। और ऐसे हजारों लोग मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं कि हमें भी बाहर निकाल लो। तो यूथ इस वक्त बहुत मायूस है। यूथ जो है ना वो, क्योंकि ना उनको सिक्योरिटी मिल रही है, ना उनको इकोनॉमिक इशू मिल रहा है, और ना ही जो है ना उनको कोई और अपॉर्चुनिटीज, सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, ना हमको इंटरनेट की फैसिलिटी दे रहे हैं। मैं जब चाइना से आ रहा था तो बॉर्डर तक मेरे पास 5G का इंटरनेट था, चाइना का 5G का। जैसे ही मैं पाकिस्तान में इंटर हुआ, मेरा सिग्नल ही चल गए। इस्लामाबाद आया तो तब मेरे सिग्नल जो है ना बाय रोड, और जो रोड की हालत थी वो मैं हैरान रह गया कि हमारे पास गिलगित से लेकर KPK और इस्लामाबाद तक की पहाड़ी एरिया टूरिज्म के लिए बहुत बेस्ट प्लेसेस है। जवाद साहब, ये हम सब का कंप्लेंट है। इसमें जेन जी का क्या मसला है? आप लोग जो यंग लोग हैं, आप लोग क्यों परेशान हैं? हम तो देखिए परेशान इसलिए कि देखिए जवाद साहब, हम सारी जिंदगी मार खा खा के इस मुल्क में बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि मुझे नौकरी कोई नहीं मिलती थी जब मैं यूनिवर्सिटी से आया। मुझे याद है 120 रुपए की पहली नौकरी मिली थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, पार्ट टाइम लेक्चर। ठीक है, उसके बाद आपकी तो बताइए कि ये आपको क्या तकलीफ है? आप लोग क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? सर मैं आपको बता देता हूं कि सर इस वक्त यंग नौकरी की तलाश में नहीं है। जब आप हुकूमत आपको अपॉर्चुनिटीज दे, इंटरनेट की सहूलत बेस्ट दे, आपको इन्वायरमेंट दे, आपको, क्योंकि इस वक्त फ्रीलांसिंग भी बहुत ज्यादा है। हमें तो हर चीज करें, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रिक चाहिए। हमें जब आपके सर जब
आप इस्लामाबाद और लाहौर की बात करते हैं तो आप बात ठीक करते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, लेकिन जब आप बैकवर्ड एरियाज में आते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां पे मेरी 20 गुजारिश में मेरी इस वक्त गुजारिश डी सुने, खान आया आप हूँ सर। बैकवर्ड एरिया में रहते क्यों हैं? देखें इकोनॉमिक सर मैं आपको बताऊं ना कि डी खान में इस वक्त मैं सिर्फ वैकेंट पे आया हूं, मैं इस्लामाबाद में जॉब करता हूं, लेकिन सर मैं यहाँ पे 20 घंटे की लोड शेडिंग, कोई और बात वो नहीं। लोड शेडिंग जिसपे फ्रिज भी नहीं चलता, मतलब वो तो ये है। भाई और दूसरी बैकवर्ड बात एरिया आपको में यही बताऊं होता है मेरे कि भाई, यहाँ पे बैकवर्ड इंटरनेट एरिया की में जो यही जरूरत होता है। है। अच्छा चले आगे चले, ये अबसार साहब बोलिए। जी सर, मैं 2-3 पॉइंट्स रेज करूंगा। एक तो जो अभी तक वो असद शाह साहब ने भी कहा, उससे पहले शबर सैदी साहब ने भी कहा, इट इज नॉट अ जनरेशनल इशू। वो जेन जी और बूमर जो है वो 2 लेबल्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि हम नाम तो ले नहीं सकते, जिनका नाम लेना है उनका नाम नहीं ले सकते। तो जो वो बूमर जिन पे लेबल लगाया गया है, कुछ हफ्ते पहले कैसर बंगाली साहब ने उन्हीं को रॉबर्ट बैरन पार्टी का नाम दिया था, और उनके बहुत सारे नाम हैं आजकल, बट इशू वही है कि हम नाम नहीं ले सकते। बट जो उस आर्टिकल का मेन, ये है क्या थकी हुई आर्ग्यूमेंट है? नहीं यही आर्ग्यूमेंट है सर। मैं अभी खुल के तो यहाँ बात भी नहीं करूंगा, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि मेरी मेरी नौकरी नहीं होगी यार कल, यार मेरी एंड मेरी दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। मेरी एक बात सुनो यार, आप जो कह रहे हो ना, आप कहो, मगर ये ना जिसका नाम नहीं ले सकते, इस तरह की बात करने से ना फिर बाद में मजा नहीं आता। आप इसको ये ना इस तरह से आप बात खराब हो रही है। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। चले चले कोई बात नहीं, बोलने दे शबा साहब, बोलने दे। सेकंड पॉइंट पे आ रहा उनको था दिल कि का भड़ास निकालना है। बताइए जी, जो बताइए उस आर्टिकल का मैसेज था वो तो असद शाह साहब ने जैसे बोला कि यही था कि वी आर नॉट बाइंग व्हाट यू आर सेलिंग, और जो लोग यहाँ से निकल सकते हैं वो निकल जाएंगे, जो नहीं निकल सकते वो चुप करके बैठे हुए, बट एट वन पॉइंट उनका भी थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा और फिर वो फट पड़ेंगे। एंड जब वो सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, देन इट विल बी ओवर फॉर यू, एंड दैट्स ओवर फॉर हु दे रेफरिंग टू एज द बूमर्स इन दिस केस। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, जो उस लड़के ने बात की है ना, उसमें बहुत सारी बातों में एक बात जो वो कह रहा है, वो बात हमें सामने लानी चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। वो ये कह रहा है कि आप पैट्रियोटिज्म या नजरियात की बेस पर किसी बच्चे को मुल्क में नहीं रह सकते। बात साफ साफ, लेट अस बी क्लियर ना, कि वो ये कह रहा है, ज़ोरैन नजरमानी ये कह रहा है कि आप पैट्रियोटिज्म का चूरन बेचकर या नजरियात का चूरन बेचकर किसी जनरेशन को पाकिस्तान में नहीं रह सकते। बड़ी लॉजिकल बात की उसने, मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ। आप यही कहना चाह रहे हो ना यार, खुल के बात करो ना। बिल्कुल ठीक कह रहे। ये बात तो बिल्कुल वो सही कह रहा है, लेकिन मेरा ही एक कंसर्न है, मैं ये कह रहा हूँ देखिए बात सुने, एक मिनट, आप दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप नजरिया पाकिस्तान या पेट्रियोटिज्म बेचकर जनरेशन जेड को पाकिस्तान में रिटेन नहीं कर सकते। लेट अस बी क्लियर, बिल्कुल सुमीत की बात कर सकते हैं यार, अच्छा साहब आप सुमीत की बात सुन ले। सुमीत यंगर जनरेशन की तरह पहले बात सुन ले। सुमीत बताइए। अच्छा सर, आपने बात की कि हम अपने टाइम में सोचते थे कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या छोड़ के गए हैं, अच्छा क्या बनाकर जा रहे हैं, बट दिस जनरेशन इज नॉट थिंकिंग इन दिस वे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप सुने इनकी बातें तो वो जस्ट कंपेयर करते हैं। फॉर इंस्टेंस कि वो कहते हैं कि हमारे एल्डर्स में लेट से 1990 में कोई काम शुरू किया, 2000 में उन्होंने अपना घर बना लिया, ठीक है। जब वो अब अपनी मैथ्स करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बट अंडर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मींस कि जब आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली आपको वेजेस नहीं मिलती, तो वो जब अपनी मैथ्स बैठ के कर रहे हैं तो वो देखते हैं कि अच्छा फॉर्मल सेक्टर में हम 50 साल भी लगा लें, जो हमारे पेरेंट्स ने घर बनाया, हम फिर भी इस काबिल नहीं होंगे। सो एक्चुअली देयर मैथ्स इज नॉट वर्किंग हियर, नंबर वन। जो दूसरी बात, जो टोन की बात की शबर साहब ने कि एक वो कन्फ्रंटेशनल टोन है, अगेन आई वुड गो विद द डेटा। सर वो एक लेस देन 1% ऑफ द पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन है। इट्स एक्चुअली लेस देन 1% रिप्रेजेंटेशन जो उस आर्टिकल में जिस तबके से बात आई है। अगेन देखें जो मेटाफर यूज हुआ है, द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्पॉटिफाई, ठीक है, और वीजा, ये कितने लोग हैं जो ये अपॉर्चुनिटी है उनको एग्जिट करने की, लेस देन 1%। तो हाउ अबाउट दोज हु आर हियर एंड हु विल रिमेन हियर। तो एक्चुअली इस पर अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारी एक्सक्लूजन ट्रिक जिसको नाम दिया उन्होंने, एक्सक्लूजन ट्रिक्स में हम जीडीपी ग्रोथ दिखा देते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर दिखा देते हैं। दे थिंक
द मैक्रो इकोनॉमिक इज अ रिग्ड कसिनो। ठीक है, कैसे? फॉर इंस्टेंस, अब हाईएस्ट की रिपोर्ट आई है, हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे 2018 में। आप देखें, जो बेसिक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था पहले, द प्राइस ऑफ वाटर 500 जो एवरेज हाउस होल्ड था, एवरेज रुपीस थे जो हाउस होल्ड पे कर रहा था, 500 रुपीज। अब इस रिपोर्ट में, अभी तक डेटा ऑनलाइन नहीं आया, बट रिपोर्ट में ये आ गई है बात कि वो 2500 ऑन एवरेज पे कर रहे हैं पानी के लिए। दैट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट्स। ठीक है, सेम गो विद द ड्रेनेज सिस्टम, सेम गोज फॉर द एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, अब उसमें बच्चों से पूछ रहे हैं, 10 से 18 साल के बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ देम आंसरिंग बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रेशर, दिस इज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक प्रेशर। ठीक है, और इसके बाद आपकी एक्सक्लूजन कहां से शो हो रही है सर? बैंकिंग एक्सक्लूजन आप देखें, 69% of the adults are not having the bank accounts. 91% of the females are not having bank accounts. This is what the exclusive orientation और exclusion की वजह से सर protocols जितनी ये रेड टेपिज्म है, this is because of the exclusive orientation, but we need the inclusive orientation. Inclusive orientation mean that everybody should have the right say कि जो चीज है गलत है, सही है, बट दे हैव द राइट टू पुट देयर थॉट फॉरवर्ड। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट एक चीज है, शबर साहब भी यहाँ है, मैं अब देखें पाकिस्तान 75 इयर्स में स्टॉक मार्केट की टोटल जो एक्टिव रिटेलर है उनके कितने लोग हैं एक्टिव रिटेलर स्टॉक मार्केट में? इट्स अप्रोक्सीमेटली 2.35 million people in 75 years. Right, sir? Am I right? बस हाँ, बिल्कुल ठीक है, बोलिए। ठीक है, अच्छा, अब देखें आप ये क्रिप्टो मार्केट को 7 सालों में अप्रोक्सीमेटली सर 15 to 20 million people are active in crypto exchanges, some type of crypto wallet. तो ठीक है ना, जाए क्रिप्टो में, क्यों नहीं जाते? नहीं सर, बेसिकली व्हाट इट इंडिकेट्स sir, it indicates the mindset of the young people. Their mind is totally decentralized. अच्छी बात है, अच्छी बात है। They don't believe in this. ठीक है सुमित सर जी, आप एक दो और बंदों को ले लें। एक important चीज मैं बताऊं, this is not the vote of no confidence not towards the state. This is the vote of no confidence towards the financial institution. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। रियाज साहब एक सवाल करें जी, कि भाई आप ये बताएं कि अभी इकोनॉमी के ऊपर ईरान में पूरा ईरान बंद हो गया विद इन 3 to 4 days। पाकिस्तान में कभी आपने अभी इकोनॉमिक इशू पे कोई कभी आज तक, जो बार बार हम कहते हैं कि इकोनॉमिक खराब है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक इशू के ऊपर कभी आपने सोसाइटी में चेंज देखा है? ये बुनियादी मसला ये है ना, बुनियादी मसला वो जनरेशन जेड वाला बच्चा भी नहीं समझ पा रहा कि पाकिस्तान का मसला ये है कि हमारे लिए जो बुनियादी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। ईरान में आपके सामने ईरान है, 4 दिन में पूरा ईरान चेंज हो गया बिकॉज द इकोनॉमी वाज नॉट cooperating and they came all on the road and they closed the city. Has anything on economic issue ever been done in Pakistan? Where is the disconnect of the economics and the society in Pakistan? This disconnect is the main reason of disappointment of the people, of the common people, not the elite people like Nizamani. To the let's go to रियाज साहब। रियाज साहब बताइए। रियाज साहब माइक भी ऑन कर ले और बताइए। सर कैन यू हियर मी सर? जी, जरा वो अपना कैमरा भी ऑन कर ले ना। कैमरा भी ऑन करते हैं ताकि सर, ठीक है जी, अच्छा तो घर में आज संडे है, कोई बात नहीं, ठीक है सर, कोई बात नहीं। सर ये बड़ी हॉट डिबेट सुनी और आर्टिकल भी पढ़ा जो भी ट्रांसलेशन आई सामने, तो अब मेरा ख्याल है एक साथी ने ये कहा था कि हम सारे जेन जी या बूमर्स नहीं है, ट्रांजिशन में ज्यादा हैं। तो जो शब्बर साहब ने बात की बेसिकली उस आर्टिकल के हवाले से 2 चीजों को उन्होंने डिस्कस किया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसमें जिस इशू पे बात की गई है वो सोशल एस्पेक्ट है कि देखें जो हम बूमर्स भी बात करते हैं या जो ट्रांजिशन में लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी हमने ये किया वो किया, हमारे पास एक्सपीरियंस भी था, ठीक है जी, हमारे पास इल्म भी था, हमारे पास रेजिस्टेंस भी थी,
तो हमें सोचना ये चाहिए कि हम इन जेन जी वालों को या जो यंगर जनरेशन है इसको कैसा पाकिस्तान दिया है। दूसरी तरफ हम जब अपनी बात करते हैं कि जी हमने उस वक्त मेहनत की, सारा कुछ किया, तो उस वक्त ये देखें कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी। इवन एक मैट्रिक जॉब की अगर हम बात कर लें तो एक मैट्रिकुलेशन जब बंदा करता था उसको भी जॉब ऑफर हो जाती थी। आज पीएचडी को भी जॉब ऑफर नहीं होती, क्योंकि ये कम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अब जहाँ सोशल कंट्रैक्ट की बात है, सोशल एस्पेक्ट है, तो सोशल मोबिलिटी के लिए तीन चार चीजें चाहिए होती हैं कि आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल हो, आपके पास सोशल कैपिटल हो, और आपके पास कल्चरल कैपिटल हो, और साथ में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ और फूड और सिक्योरिटी, वो चीजें जो सोशल कंट्रैक्ट स्टेट के साथ है, वो ये देखिए कि जब हम मौजूद थे तो हमें कितनी अवेलेबल थी और इस जनरेशन को कितनी अवेलेबल थी। कतई नजर इसके कि वो उस जेन जी के बच्चे का टोन क्या है, वो कन्फ्रंटेशन में है, लेकिन बात यह है कि हम उस कंटेंट पे बात करें कि वो जिस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा है, हम उसके जो बच्चा समझ के, कि कोई बूमर नहीं है, वो जेन जी के लोग हैं, हम उसके टोन को छोड़ें, उसके कंटेंट को और उसको मैसेज को देखें, वो कहना क्या चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि जस्टिस नहीं है मेरे पास, अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे पास, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं है। वो बच्चा जो अमेरिका में ये रियाज साहब, ये तो मेरे पास भी नहीं है और कभी था ही नहीं। नहीं, आपके पास था सर, आपके पास था जी, कब सर था? आपके पास था। स्टेट जिम्मेदारी लेती थी, एजुकेशन भी आपको कोई स्टेट जिम्मेदारी नहीं लेती थी। स्टेट एजुकेशन को प्राइवेटाइज की जा रही है, हेल्थ को प्राइवेटाइज की जा रही है, सिक्योरिटी कोई नहीं है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अब आप बच्चे को दे क्या रहे हैं, उस जेन जी के बच्चे को? इसका अपनी इसका जिम्मेदारी कंप्रोमाइज ये है सर, नदीम के आपके और हमारे जमाने में इससे बेहतर था, बतदरीज खराब होती जा रही है ना, ये बात है कि हमारे से जो पहले थे उनके पास और ज्यादा बेहतर थी। तो ये कंटिन्यूसली पाकिस्तान में सूरत हाल खराब से खराब होती जा रही है। असल चीज जो हम डिस्कस नहीं कर रहे कि ये जो डिस्कंटेंट है ये तो बड़ा मैसिव होना चाहिए। ये तो एक अमेरिका में बैठ के बंदे ने लिख दिया, यही तो मैं असल यही तो कह रहा हूँ, ये इतनी रिबेलियन। देखें, मैं वो कोट करता हूँ, ऑस्कर वाइल्ड की एक बड़ी जबरदस्त कोट है। उसने कहा था कि डिसकंटेंट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी मैन और ए नेशन। तो डिसकंटेंट जो है ना, है ही नहीं ना। ये तो एक बच्चे ने लिख दिया और उसको सबने, कितने लोग ये रेस करते हैं कि जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और अपॉर्चुनिटीज तो छोड़ें, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, वो आर्टिकल जो है एक बंदे ने लिखा है उसको भी निकाल दिया यार, अच्छी उसको बात डिलीट कर दिया। सर अच्छा सर, नदीम साहब ने एक बात की कि आपके पास सर उस टाइम एक बहुत बड़ी पावर थी, वो पावर थी परचेजिंग पावर, जो अब जेन जी लूज कर चुकी है। नहीं, वो उस वक्त भी बहुत कम थी, अब बहुत ज्यादा कम हो गई है। आप ये ना समझें कि उस वक्त कोई बहुत ज्यादा बेहतर हालात। अच्छा सर, आप दूसरा इस बेस में मेरा पॉइंट भी ले लें। होते रहे। असद साहब ने कहा ना सर, पहला स्टेप था डिस्कंटेंट, दूसरा डायलॉग था, डिस्कोर्स एनालिसिस था, डिस्कशन थी, उस पे डिसेंट था, उस पे आपने सारी पाबंदी हम बूमर्स ने लगा दी है। फिर हम कहते हैं जी लोग बोलते क्यों नहीं है, पाबंदी हटाएं। नहीं, ये रियासत मैं नहीं एग्री करता। अब देखें, आज मैंने सब ग्रुप्स पे डाला था बूमर्स। अब ये जेनजी आती नहीं है। जेनजी को जो बातें करते हैं, एक सेकंड, क्या है सर? जेनजी जो उठा लेना क्या है सर? ठीक है जी, आर्टिकल डिलीट होना, बंदे उठा लेना, ये पाबंदी। चलो वो हो गया ना, पर मुझे बताएं, अब जो ये जूम है, यहां जब मैं जेनजी को बुलाता हूं आती नहीं वो, ठीक है। यहां बल्कि टिकटॉक पे अभी लिखा हुआ है एक बंदे ने कि मैं नहीं आऊंगा, सॉरी ट्विटर पे लिखा हुआ है मैं नहीं आऊंगा, और उसने कहा कि आपको मैं बॉक्सिंग मैच में मारना चाहता हूं ताकि आप चुप करें। ठीक है, मसला ये है कि जेनजी भी जो है, इनको पता है, सबको मैं सब ग्रुप्स में लगाता हूं। ये आपके एकेडमिक ग्रुप्स, खासतौर पे जो इकोनॉमिस्ट आपके माशाल्लाह पढ़ाते हैं बच्चे हैं, और ये पीएचडी कर ली है, पीएचडी करके वो घबराते हैं बात करने से, क्योंकि उनको भी पता है कि वो नंगे हैं, हमाम में नंगे हैं, उनको आता कुछ नहीं है, इसलिए वो आते भी नहीं है। ये क्या करें हम? जी, मोहम्मद आसिम साहब बोलिए। मोहम्मद आसिम साहब, लेट्स हियर द यंगर जनरेशन। मोहम्मद आसिम साहब बोलिए। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट सुन रहा था, बहुत दिलचस्प चीजें सामने आई। दो तीन पहलू हैं जो मैं चाह रहा था कि शायद वो हम बातों में तो वो आ रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लें। जैसे अगर गांव से जब कोई शहर में नौजवान आता है तो शहर के लड़कों से उसकी बात करना जरा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के एक आम टाट स्कूल से जब बच्चा बेकन हाउस के किसी बच्चे से बात करना चाहता है तो वो कम्युनिकेशन जो है ना वो गैप आ जाता है।
एक तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इशू ये भी है जेनजी और जो बाकी जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वोकेबलरी और इस्तेलाहात जो है उनकी बिल्कुल चेंज हो गई हैं। वो सम टाइम होता ये है कि आप एक अच्छी बात भी करना चाहें तो वो उससे बोर हो जाते हैं कि अच्छा यार पता नहीं ये, क्योंकि उनकी इस्तेलाह और हमारी इस्तेलाह जो है ना उसमें एक फर्क है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि हमारा कल्चर बड़ा रिच था पहले, और वो कैटर करता था पूरी फैमिली को, यानी फैमिली में कोई एक बंदा कमा रहा होता तो सबको वो साथ लेके चलता था और उसका बर्डन फील नहीं करता था। अब सिचुएशन ये है कि हर बंदा जो है वो अपनी ख्वाहिशात और अपनी ख्वाहिशात और अपनी चीजों को लेकर उसको फुलफिल करना चाह रहा था। वो जो फैमिली बॉन्डिंग थी और वो जो फैब्रिक था हमारी सोसाइटी का वो उस तरह मौजूद नहीं है। वो कि हम उसको क्लेम तो कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी बाकी जगहों से बेहतर है, लेकिन अंदर से वो काफी उसमें गड़बड़ हो गई है। मेरे ख्याल में जो लोग महसूस करते हैं उसको फील करते होंगे कि क्या चीजें चल रही हैं। और एक आखिरी बात वो ये है कि यहाँ एक छोटी सी ये बात भी थी, वो बात इस पहलू से तो बहुत अहम है कि शायद बात करने से लोग उठा लिए जाते हैं या इस तरह। मेरा ख्याल है कि ये भी एक ऐसा फिनोमिना सा बना दिया गया है कि एक नई एक ऐसी विंडो जो है ना वो हमने खोल ली है जिसमें हम सोल्यूशन जब नहीं दे पाते तो फिर हम इस तरह की बातें करते हैं कि अच्छा जी ये उठा लेंगे तो वो कर लेंगे। पर कोई इतना पागल तो नहीं है कि किसी को उठा लेंगे। जब आप एक रीजनेबल बात करेंगे, लॉजिक पे बात करेंगे, कल्ट पे बात नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे और कोई सोल्यूशन देंगे जिससे मुल्क और इकानमी और सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे ही हर किसी को उठाता फिर रहा है। हम भी तनकीद करते हैं, बहुत सारी हम भी बातें कर रहे होते हैं, बाकी लोग भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये कुछ पहलू थे, मैं चाह रहा था कि इनके ऊपर भी कुछ बात हो जाए। जी अदील राना साहब बताइए, अदील राना साहब बताइए, ये जो बातें कर रहे हैं सब ठीक बातें कर रहे हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। मुझे याद है जब मैं बच्चा था तो किसी के पास सेलफोन नहीं होता था, हमारे पास टीवी भी नहीं होता था, फोन भी नहीं होता था, हम जनाब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, एयर कंडीशनर भी नहीं होता था। अब मेरा ख्याल है ये भी आ गया कि लोगों के पास सेलफोन भी आ गए हैं, एयर कंडीशनर भी आ गया है, वो क्या कहते हैं माशाल्लाह मोटरसाइकिल भी आ गया है, सब कुछ हो गया। अब तो साइकिलों पे फिरा करते थे। तो यस लोग डिसकंटेंटेड है, बट मैं जो देखता हूँ कि यंग जनरेशन जब मैं इनसे पूछता हूँ बातें, तो ये इनमें वो चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे ज़माने में लोग यहाँ से भाग के लंदन भी पहुंच जाते थे पैदल या बसों में फिर के, और वापस भी आ जाते थे। अब हमारे लोगों से मैं पूछता हूँ कोयटा जाओ, वो कोयटा नहीं जा सकते। जब मैं कहता हूँ नॉर्थ जाओ, नॉर्थ नहीं जा सकते, वो कहते हैं हमें पहले पैसे चाहिए। एक हमने बेड़ा गर्क कर दिया सोसाइटी का नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप दे दे के। हमने इनको बहुत सारी लैपटॉप दे के, ये चीज़ें दे के हमने यंग जनरेशन का दिमाग भी ख़राब कर दिया। हमें तो किताब लेने के पैसे नहीं होते थे। जी बताइए कौन, अदील राना साहब बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? जी नदीम साहब देखें, एक जी बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि हमें अपनी सोसाइटी में एक बात की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए कि जो एक्सप्लॉयटेटिव हमारे इंस्टीट्यूशंस बने और वो मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। अब मसला ये है कि बाकी मुल्कों में जैसे अभी ईरान की बात की शब्बर ने, और देखिए अरब स्प्रिंग की बात हुई, थोड़ी सी महंगाई हुई, लोग बाहर निकल आए। यहाँ मसला जिसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते हैं वो ये है कि क्या बात है कि हमारी इंड्योरेंस इतनी ज्यादा है कि ऑपरेसिव से ऑपरेसिव चीजें होती रहती हैं हमारे साथ, और हम लोग जो है उसके खिलाफ उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं कर पाते जिस तरीके से और कौमों ने किया है। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही मुझे ये नजर आता है कि बातें आप व्हाट्सएप से ले लें, जूम पे ले लें, आर्टिकल्स में ले लें, इतनी हम करते हैं और वो सारी बातें सही होती। मैं ये नहीं कह रहा, ये बिल्कुल जी वाले भी सही बात कर रहे हैं, बूमर वाले भी सही बात कर रहे हैं, जिसको भी आप क्लासीफाई कर लें, सारे सही बातें कर रहे होते हैं। आपने भी जितना लिखा है, जितना इस बात की तरफ, लेकिन वो देखें जो बाबू बैठा हुआ है 22वें ग्रेड में और उसके पास कितनी पावर है और वो जो चाहे किए चले जा रहे हैं, और वो जिससे रियासत के चीजों को एक्सप्लॉइट कर, आप अपने सही दुश्मन को ही नहीं पहचान रहे हैं। अब कभी आप एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, कभी दूसरे जो डे टू डे आपकी लाइफ रन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। अब उन लोगों के बारे में एक बात भी किसी आर्टिकल में नहीं होती, किसी जगह नहीं। उनका जरा आप रहाइश का स्टाइल देखें। अब आप लाहौर के जियो, आप दुनिया की महंगी तरीन जमीनों में है, उसके अंदर आप मुझे बताइए 6-6 एकड़ के घर रखना आज की दुनिया में। अब ये वो बातें हैं जिसके ऊपर कंक्रीटली तो हम बात करते नहीं है। चाहे जेंजी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, भाई आप साफ बात करें कि भाई ये जो एक्सप्लॉयटेटिव अदारे बने पाकिस्तान में और बनते ही चले गए और मजबूत कैसे हो रहे हैं, कि हम सारे इतने बेवकूफ लोग हैं कि हम उसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाते। अब थोड़ी सी वहां ट्रेडर्स ने कहा जी आपने महंगाई कर दी जी, हमारी कल की प्रोडक्ट जो है वो महंगी होगी, आपकी करेंसी डी वैल्यू होने से ये मसला हो गया, एक कौम खड़ी हो गई। उस कौम में क्या रेजिलियंस है? उस कौम में एक रेजिलियंस है ना, बाहर निकलने की भी एक पावर है।
हमें बातें करने के अलावा आप मुझे ये बताएं एक्शन की पाकिस्तान में क्यों कमी है। अब मैं सारी जनरेशन से सवाल पूछता हूँ कि भाई हम एक्शन क्यों नहीं लेते। नहीं, मेरा तो ख्याल है एक्शन से पहले इकराम साहब एक और चीज है, हमने प्रॉब्लम भी नहीं आइडेंटिफाई किए। हम चलें, एक वो भी बात पैटर्नलिस्टिक निजाम में चले जाते हैं और हम कहते हैं हमें नौकरी दो, हमें घर जी दो, ठीक है, हमें वो चीजें आपका दो। पॉइंट ठीक है, सही अब तरीके ये से मुझे हम बात भी बताइए, करें ना तो आगे बरतानिया उसको में बात को जब मैं बढ़ाएं ना। बल्कि उससे भी ज्यादा बात करूंगा। हम्म, देखें, जो सबसे बड़ा मसला है हमारे कौम का, लोगों का, हम्म, कि वी लैक करेज। हम्म। जो बेसिक चीज है ना, और दिस इज अ सेंचुरीज ओल्ड इशू। तो सर मैं थोड़ा सा इसको अमेंड कर दूं, आई थिंक वी लैक जी, इंटेलेक्ट टू। करेज तो बाद में आती है, इंटेलेक्ट, पहले तो हमें आइडिया ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं क्या करना है। इंटेलेक्ट सर, इंटेलेक्ट से हम पहले तो भी सिर्फ ये करेज कहते हैं आती है ना। नौकरी दो, इंटेलेक्ट हम भी हो, कहते हैं नौकरी दो, अगर आप, हम कहते हैं कंप्यूटर दो, हमें कहते हैं घर दो। हम तो हाँ, स्टेट से चीजें मांगते हैं, हम ये नहीं कहते स्टेट हमारी हमारी बात सुनो और इस तरह चेंज करो, वो नहीं हम कहते। हम कहते हैं मैं हाँ चीजें नहीं, लेकिन वो ख्वाहिश कहते हैं कि हमें ये दो दो, ये दो, वो दो, लेकिन वो जाहिर है 99% लोगों को तो नहीं मिलती ना। लेकिन अगर जब नहीं मिलती आपकी, जो ये तो आप कह रहे हैं कि चैरिटी मिल जाए, जो रीजनेबल चीज है वो भी लोगों को नहीं मिलती, एजुकेशन भी नहीं मिलती, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोग जो है डिसकंटेंटेड सीरियसली नहीं होते, करेज नहीं है टू स्पीक अप इवन। एक्शन तो छोड़ें, कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग ये जो बात, वही बात कर रहे हैं कि ये जो इस बच्चे ने लिखी है कि जो चूरन बेचा जा रहा है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो सही है, लेकिन उसकी बात कितने लोग करते हैं? कितने लोग यहाँ पर सवाल करते हैं? सवाल ही नहीं करते। तो हमारा कल्चर बड़ा कंप्लेसेंट है, हमारा जो है, वी लैक करेज सही कह रहे एज हैं एज जी। ए अब साहब नेशन, साहब एंड इट अप्लाइज टू सर, ऑल जनरेशंस। बिल्कुल ठीक। अब साहब सर साहब मैं बताइए। वही along द सेम लाइंस जो अभी आपने कहा कि हमने मांगा क्या, मैं उसी बारे में बात करने वाला था कि अब मैं आपकी जनरेशन का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, बट दैट ऑब्वियसली डजंट मीन यू, बिकॉज आप तो सब बहुत एजुकेटेड लोग हैं। बट आपकी जनरेशन ने मांगा क्या? आपने पावर के लिए मार्केट नहीं मांगी, आपने गवर्नमेंट से कहा हमें सस्ती बिजली चाहिए। गवर्नमेंट ने आपको एक अजीब सा मैनेज सिस्टम बना के सस्ती बिजली दे दी, और आज उसकी कॉस्ट सर्कुलर डेट है जो मेरी जनरेशन अगले 100 साल तक देती रहेगी। तो दैट इज द फंडामेंटल इशू के पैटर्नल स्टेट तो बन गया, मगर यहाँ पे, और ये पाकिस्तान का स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज, ये पूरे एशियन रीजन का वो है कि एशियन वैल्यूज पैटर्नल स्टेट पे चलती हैं। बट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंट्रेंच्ड है कि लोग बस हुकूमत से हर चीज मांगते रहते हैं, हम में रिस्क टेकिंग एटीट्यूड भी नहीं है। पावर मार्केट बन गई तो उसका मतलब है रिस्क हमारे ऊपर भी थोड़ी सी आ जाती है कि कभी हो सकता है बिजली महंगी हो जाए, कभी सस्ती हो जाए, बट वो मार्केट नहीं बननी दी। मैं तो चाहता हूँ मार्केट बने, ताकि वो मार्केट बनेगी उसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी कि मैं भी जाके बिजली बनाऊं और मैं भी बिजली बेचूं किसी को। बट दैट इज द ब्रॉडर इशू कि हमने कभी सही चीज मांगी नहीं, हमने जो मांगा वो हुकूमत ने दे दिया आपको खुश करने के लिए, बट उसके बदले जो सिस्टम आज एक अजीब सा खड़ा हो गया, उसकी कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी। दूसरा इशू ये है कि हम स्टेट ही बनाते रहे, हमने कभी नेशन बिल्डिंग पे फोकस नहीं किया, और जहां पे नेशन बिल्डिंग में फोकस किया वहां भी हमने एक पाकिस्तान का नेशन बनाना चाहा एट द कॉस्ट ऑफ द लोकल नेशनल आइडेंटिटीज, जिनको हम एम्ब्रेस भी करके पाकिस्तान बना सकते थे। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड में फ्रेंच लोग भी रहते हैं, जर्मन लोग भी रहते हैं, इटालियन लोग भी रहते हैं, और वहाँ के अपने इलाके के भी लोग हैं, और वहाँ पे 4 से 5 ऑफिशियल जुबानें हैं। पाकिस्तान में भी ये हो सकता था, मगर हमने कहा नहीं, ना बलोची बोलनी है, ना पंजाबी बोलनी है, ना सिंधी बोलनी है, सिर्फ उर्दू बोलनी है। तो एक तो हमारा जो नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था वो बहुत मिजरेबली, मैं तो कहूँगा, फेल हुआ है। मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये चौधरी रहमत अली का 1942 का पैम्फलेट है, जो हमें पाक स्टडीज की किताबों में पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या। मैं इसकी पिक्चर्स लेके अभी आपके ग्रुप में पोस्ट करूंगा। तो बट बेसिकली द क्वेश्चन इज, क्या हमने वो पाकिस्तान बनाया? क्या एज ए नेशन? मेरा तो सवाल ये, हमारी वैल्यूज क्या हैं? फ्रेंच लोगों की वैल्यूज हैं इगैलिटेरियनिज्म, लिबर्टी और सर फ्रेटर्निटी। साहब, पाकिस्तान सॉरी, की एक वैल्यू सॉरी, मैं आपको 1 मिनट मेरी बात, सवाल का जवाब दें। ये जो हम कह रहे हैं, हम, यानी यू आर सेइंग अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मुझे बताएं, पीपल ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम मिला ही कब है और कितने अरसे के लिए मिला है? देखिए, इट्स नॉट हम, इट्स नॉट पीपल, इट्स अ स्मॉल क्लास विच हैज रूल्ड दिस कंट्री, और लोगों में इतनी करेज नहीं है टू ब्रिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। असल व्हाट इज बात यह है, तभी देखिए आप असद लोगों साहब, को ब्लेम मेरी करते हैं। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। जी गो अहेड साहब।
सर मैं असद शाह साहब से बिल्कुल एग्री करूंगा। जब मैंने पहली बात की थी तो मेरा पहला पॉइंट एग्जैक्टली यही था। बट अब जो सिस्टम यहाँ पे चल रहे तो वो पहले भी तो यही उस है कि पर आप कन्फाइन करो ना, पहले तो ये बताओ ना। देखें, जब तक लोगों ने अगर मैसअप किया, अगर उनको चॉइस मिले कि रिप्रेजेंटेटिव, अगर लोग परफॉर्म नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में एक नेचुरल साइकोलॉजी है, लोग उनको रिमूव कर देंगे और चेंज आती जाएगी और एक प्रोसेस चल पड़ेगा जो कि हमने 70-80 साल वेस्ट कर दिया इस मुल्क में। एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट स्वाय एक 70s के पीपल्स पार्टी के, आई विल से बोल्डली, जो भी आप वैसे एग्री करें या ना करें, लेकिन इस पार्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ही इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो था, जिसको हमने हैंग कर दिया। तो यहाँ पर चले, तो वो तो रिप्रेजेंटेटिव ठीक है, गवर्नमेंट रही नहीं है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। जी सुमीत साहब, सुमीत अच्छा साहब। जी सर, ये असद साहब ने बात की कि ये चूरन, एक्चुअली सर दिस इज व्हाट दे कॉल एज अ नरेटिव फटीग, मतलब सेम स्टोरी रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन। और जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो फ्रीलांसिंग और जो डिजिटल इकोनॉमी को लेकर, अब इसमें भी सर बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज नजर आई है। फ्रॉम 18% इन 2018 एंड 2025 में ये 57% पे चला गया, ठीक है। बट स्टिल उन्हीं जो, अब एक तो आ रहे, चलें स्टेट से क्लेश आ रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्लेश, बट हाउ अबाउट द क्लेश विद इन अ हाउस होल्ड बिटवीन द एल्डर एंड द यंगर जनरेशन। अब उसमें से मोर देन 45% ऑफ द हाउस होल्ड हेड आर सेइंग कि इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है हमें, बट देयर younger generation will not think in this way. So this is the clash within a household. ठीक है, तो एक ये भी जो चीज है कि हम बार बार ये जो चीज, और जो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज सर, जो जो लेस देन 1% जिनकी ये थॉट्स हैं, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, फॉर देम दिस फोन इज देयर बैंक अकाउंट, this phone is their stock exchange, and this phone is the passport to the global economy. Actually they want to say कि जो स्टेट है इस फोन को रेगुलेट कर रही है, बट द रूल्स आर डिफाइंड फॉर द टाइपराइटर. दिस इज व्हाट द इंस्टीट्यूशनल लेग इज एक्चुअली. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल लेग, ठीक है. और इसको वाकई इसमें कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, वो लेस देन 1% हैं. आप सबकी ये राय है कि उसमें कुछ बातें बड़ी जेन्युइन है. तो एक्चुअली दे आर डिमांडिंग द न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट. जो बात समझ आ रही है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट? एक सेकंड सर, दे आर डिमांडिंग द ट्रांजिशनल अप्रोच इंस्टेड ऑफ द इमोशनल. व्हाट डू यू वांट? गिव एंड टेक. मतलब आर्टिकुलेट करें, व्हाट डू यू वांट? आर्टिकुलेट करें, व्हाट डू यू वांट? सर एक्चुअली they want the transactional approach, give and take. Okay, we will pay taxes, we will law abiding citizen, in return provide us the basic facilities, basic human rights, security. That's all they are demanding. That's it. मेरा ख्याल दे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एक चीज इसमें देखें, अमेरिकन सिस्टम जो है प्राइवेटाइज्ड है. ये बूमर्स, एक मिनट, ये जो बूमर्स की हम बात कर रहे हैं, हम सारा अमेरिका से ला रहे हैं. हम ये तो देखें कि अमेरिका में पूरा सिस्टम चेंज कैसे हुआ. उन्होंने कहा कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, किंग को कहा. और बॉस्टन टी पार्टी के बाद जो है उन्होंने एक वर्ल्ड, अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के थ्रू मुल्क जो है ना छीना. जब तक लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, it is not a question of generation. Asad Sahab, here I want to push back. Yeah. I don't know what representation is. If the representation is that we will elect 12 members from the Nawaz Sharif family, 12 members from the Bhutto family, 12 members from this family, that family, I don't think that's representation. I agree. I don't think it's representation unless I can get into the game. जो younger generation की जो है ना चीज, वो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. मेरी भी सारी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन है. Why can't I become a minister? ठीक है, ठीक है ना जी. आप देखें, नहीं, मुझे बता नहीं, एक सेकंड, लेट्स बी वेरी क्लियर. ये जो रिप्रेजेंटेशन हम आराम से कह देते हैं, रिप्रेजेंटेशन इज नॉट ओपन टू एवरीबॉडी. ये जो बेचारे बच्चे बैठे हुए, दे कांट स्टैंड फॉर इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन तो है वो तो सिर्फ चंद वडेरों फैमिली में है और किसी में नहीं है. उन्होंने जो गलत है,
उन्होंने इसका रूल जवाब बनाए देता हुए हूं। अपने लिए। तो या तो फिर हम सारे खड़े हों और कहें जी वी वांट टू चेंज द रूल्स, इलेक्शन रूल, जो मैंने एक दफा लिखा था कि इलेक्शन रूल चेंज करो, टर्म लिमिट्स लेके आओ, फैमिली लिमिट्स लेके आओ, और कहो जी ये इलेक्शन एक मार्केट है जहां सब आएंगे। और अगर हम प्रोफेशनल क्लास को कहते हैं रिटायर एट 60, तो पॉलिटिशियन भी रिटायर करे एट 60। ये नहीं मतलब पॉलिटिशियन 60 साल तक बैठे रहे, और पॉलिटिशियन का बेटा फिर मिनिस्टर नहीं लग सकता, पॉलिटिशियन अगर लगा हो तो बेटा नहीं लग सकता। ये चीजें अगर हम करें तो फिर वरना रिप्रेजेंटेशन कैसी हुई? रिप्रेजेंटेशन ये तो नहीं कि सारी फ्यूडल फैमिलीज बैठी हुई हैं वहां, बाकी हम सारे बेचारे बैठे बाहर सिर्फ उनके वाह वाह कर रहे हैं और उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। 40 साल से असद साहब 2 फैमिलीज लगी हुई हैं बस। यार देखें नदीम साहब, बात यह है कि आपके सवाल का जवाब भी उसी में, आपके सवाल में ही है। बात यह है कि ये फैमिलीज या ये सिस्टम इसीलिए बैठे हुए हैं कि कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। आप ये देखें कि ये फैमिलीज या ये पार्टीज चेंज हो जाती अगर ये प्रोसेस होता। मैं तो चला ही नहीं है ना प्रोसेस जो है। मुझे तो नहीं लगता चेंज होती। आप अब आपने अगर फॉर्म 47 की बना दी, जिसको मर्जी है बना दें, तो फिर वो क्या रिप्रेजेंटेशन है? बात यह है, देखें लोगों को कितना मौका मिला है। लोगों ने पीपल्स पार्टी को भी रिमूव किया, लोगों ने पीएमएलएन को भी रिमूव किया, लोग इमरान खान को भी रिमूव करने वाले थे। लोगों को आपने मौका ही नहीं दिया ना। एक ही इलेक्शन हुए हैं इसमें, इस मुल्क में 1970 में जो फेयर इलेक्शंस हुए हैं, फेयर इलेक्शंस करेंगे तो ये सारी जो चीजें हैं ना सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। देखें अमेरिका में भी जो है ना कोई टर्म लिमिट 4 साल की वहां पर है प्रेसिडेंट की, कोई एज लिमिट नहीं है, और प्रेसिडेंट का बेटा भी वहां पर इलेक्ट होता है। अगर वो कॉम्पिटेंट है बनने दो। लेकिन बात प्रेसिडेंट ये का है, बेटा एक ही दफा, असद साहब एक ही दफा इलेक्ट हुआ है, हाँ, एक लेकिन दफा इन 300 इयर्स एक दफा इलेक्ट हुआ है। यहां तो हमारे 70 साल में भतीजी लगी हुई है वहां और प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है यहाँ। यार मेरा मतलब कि प्लीज हम अपनी तरफ देखें ना। इसलिए लगा हुआ हमारा है, किसने लगाया? बिलावल आप ये भुट्टो बताएं ना, उनको किसने नहीं, लगाया? वो पार्टी लोगों ने लगाया? नहीं, देखें लेट्स बी चेयरमैन फेयर। बिलावल भुट्टो, चेयरमैन बिलावल नहीं भुट्टो है। नहीं, व्हाई? उनको मैगी किसने थैचर लगाया? का बच्चा तो चेयरमैन नहीं नहीं, लगा। आप प्राइम मिनिस्टर और भतीजी को किसने लगाया? लोगों ने बना इलेक्ट किया। देखिए लेट्स नॉट ब्लेम द पीपल, वेयर द ब्लेम इज ड्यू ब्लेम करें। मैं ये कह रहा हूं कि इवन हमारी कौम, लोग जो हैं इस मुल्क में, आप उनको चॉइस तो दें, वो शायद ठीक फैसले करें और आपके जो इश्यूज हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। इकराम साहब बताइए आपका क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है हमारा सिस्टम रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं है। हमारा सिस्टम सिर्फ बटेरों के हाथों में है। वी हैव टू चेंज आवर सिस्टम। नदीम साहब, मेरा ख्याल है कि उस जेन जी वाले ने भी इसी तरह की बातें करने की कोशिश की। शायद उसके पास अल्फाज नहीं थे, या उसकी फ्रस्ट्रेशन या जो उसकी टोन थी, उसने सारे उसके मैसेज को डिस्टॉर्ट कर दिया। असल में रोना यही है कि एलीट कैप्चर है, एक खास परसेंटेज है, 1% जो वर्ल्ड पे भी रूल कर रही है, वही 1% पाकिस्तान पे भी रूल कर रही है। देखें जहाँ जहाँ असद साहब ने कहा कि हमारे पास बूमर्स के पास, जेनजी के पास इल्म नहीं है, जरूरत नहीं है, तो वो देखें आपको बात करने का हौसला, आपको बाहर निकलने का हौसला आपके बड़ों ने दिया। देखिए जी, जो इस जनरेशन के बड़े हैं ना, वो उसे डिस्करेज कर रहे हैं। नहीं जावेद साहब मैं ये बात ही नहीं कर रहा। सॉरी रियाज साहब, देखिए ये बात नहीं है कि हम बाहर निकलने की बात नहीं, पहले कंसेप्चुलाइज तो करना है प्रॉब्लम क्या है। अभी प्रॉब्लम ही नहीं समझ आए हम बाहर किस लिए निकले। प्रॉब्लम इसलिए निकले तभी तो कहते हैं इमरान खान को लगा दें या नवाज को लगा दें। भाई प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए। आप कर रहे हैं सर, प्रॉब्लम वही है कि एलीट कैप्चर है। एलीट कैप्चर नहीं मुझे समझ आती क्या बात है, इस पर तो मैं बहुत लिख चुका हूं। एलीट कैप्चर कोई नहीं है जी। इकराम साहब बताइए जी। देखें जो नॉन फंक्शनिंग स्टेट होती हैं वो तो दुनिया में बहुत सी आपको मिल जाएंगी, मगर जहाँ एक और मसला खड़ा हो जाए जिसे हम इकोनॉमिक जस्टिस या सोशो इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं, वो भी गायब होना शुरू हो जाए और स्टेट के ऊपर एक ख़ास किस्म का जो है वो कंट्रोल जो है वो हो जाए, वहाँ प्रॉब्लम जो है वो और तरह के पैदा होते हैं। अब पाकिस्तान वो रियासत बनी है मेरे अपने ख्याल में जहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रेजिलियंस की कमी थी वो ये थी कि जब पॉलिटिकल भी मौके मिले इलेक्शंस के, तो हमने देखा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के किसी ने नहीं पूछा कैंडिडेट्स को कि भाई आपका क्या जो है वो, इवन पार्टी से भी नहीं पूछा कि मंशूर तो बड़े बड़े लंबे आपने लिखे, इम्प्लीमेंट क्या किया। जब वो आते भी हैं पावर में तो उनको पास कोई किसी किस्म का कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का इरादा नहीं होता। अब मसला ये है कि नदीम
साहब सही कह रहे हैं कि हम पहले तो कंसेप्चुअलाइज तो कर लें कि प्रॉब्लम सारे बता रहे हैं, ये नैरेटिव सारे हम सब ने पढ़े हुए हैं, क्या हुआ हिस्ट्री में ये भी हम सारे जानते हैं। आज जहां पाकिस्तान खड़ा है वहां बुनियादी सवाल उसके, अब हम अपने मसाए में देखा हमने कि भाई वहां पे एक दिन भी इन्फ्लेशन को लोगों ने जो आउट ऑफ जो थी उनकी रीच थी बर्दाश्त नहीं किया, वो सड़कों पे आए। अच्छा, अब आपने उन ममालिक में भी देख लिया, नेपाल में, बर्मा में, इधर किस तरह की रेजिस्टेंस हो रही है। मेरा सवाल सबसे यही है कि भाई आप इस मसले पे मुझे बताएं, मुझे इनलाइटन करें, मैं आगे इस पे लिखूं भी कि पाकिस्तान में वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो इंडोरेंस है, जर्नली मैं इसमें किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा, क्या वजह है कि हम लोग जो हैं वो बातें तो हम में बहुत, मैं समझता हूँ जितनी पाकिस्तान में डिबेट होती है और लिखा जाता है और जितने सोल्यूशन दिए जाते हैं शायद ही दुनिया में कोई दे सकता हो, मगर क्या नहीं, वजह है कि मैं फिर इससे जो एग्री नहीं करता इंस्टीट्यूशन इस जिनको हम पॉइंट से। ब्लेम करते हैं या वो सिस्टम जिनको हम ब्लेम करते हैं वो और से और मजबूत कैसे होते हैं। अगर ये हमारी बात ठीक होती कि हम सारे सही बात करके और उसको कर रहे होते तो फिर ये मजबूत तो नहीं होने चाहिए थे ना, इनको तो कमजोर होना चाहिए था। अगर आप दो क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम सारे जो बातें करने वाले थे, सारे लिखने वाले थे, हम जो बात डिस्कशन करने वाले थे, आप बाकी लोगों को तो छोड़ दें, हम तो है ना जो करते हैं ये बातें, हम कमजोर होते गए और वो कैसे मजबूत। और ये मुझे हमेशा एक बहुत बड़ा इशू मेरे ये लगता है, और मैं कभी इसको खुद बहुत गौर इस पे करता हूँ कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो जो परपेचुएशन है एक्सप्लॉयटेटिव अदारों की, इसमें मिसाल के तौर पर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, अपनी हम सिविल सर्वेंट के ढांचे को ले लेते हैं। मसूद खदरपोश साहब की बात की थी अभी नदीम साहब ने, उन्होंने एक रिपोर्ट, हारी रिपोर्ट लिखी थी और बताया था कि यहाँ के सिस्टम में क्या क्या खराबी। मसूद खदरपोश की रिपोर्ट को एक तरफ फेंक दिया होगा किसी ने, उसकी रिपोर्ट वो बहुत बड़ा एक यानी कि वो ये नहीं कि पाकिस्तान का कोई ब्रांडेड सिविल सर्वेंट था, वो जो इंडियन सिविल सर्वेंट अंग्रेज़ों ने बनाई थी उसमें एक बड़ा शाइनिंग स्टार था और उसने एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट लिखी। कितने लोग हैं जिन्होंने हारी रिपोर्ट पढ़ी होगी। अभी असद अली शाह साहब ने बात की एक ऐसी पार्टी की, जब वो पार्टी इक़्तिदार में आई तो उसने कौन सा ऐसा काम किया जो कि इंडिया के अंदर कांग्रेस ने शुरू में ही कर दिया था, कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म कर दिए थे। अब अगर वाकई पीपल्स पार्टी इतनी सिंसियर होती जितनी असद अली शाह साहब फरमा रहे हैं, तो फिर सबसे पहला काम तो वो हारी रिपोर्ट वाली बात करती ना, जो नेहरू ने पहले कहा था कि हम इंडिया में पहला काम ये करेंगे कि लैंड रिफॉर्म। उनका एक फोकस था कि लैंड रिफॉर्म इसलिए करेंगे कि अंग्रेजों ने ये लैंड जो है यहाँ अपने जो पसंदीदा लोगों को दे दी है, ये लैंड तो लोगों को बिलोंग करती है। हम तो आज तक ये शऊर हासिल नहीं कर सके कि वो लैंड रिफॉर्म जिसकी बात कांग्रेस करती थी वो मुस्लिम लीग क्यों नहीं करती थी। उनको क्या क्यों एक अलहदा मुल्क चाहिए था, इसलिए कि वो अपनी लैंड बचाना चाहते थे। अब वो अपनी लैंड आज भी बचाना चाहते हैं। वही लोग पॉलिटिक्स पे है, वही लोग ऊपर आए। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा दुनिया का मुल्क है जहां एक जनरल जब रिटायर होते हैं उनको मुरब्बे जमीनों के मिलते हैं। आज भी हमारे ज़हन में क्या जमीन घुसी हुई है कि जब तक हमारे पास इतने मुरब्बे जमीन ना हो हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम बुनियादी सवाल, अब जी का हो या हर जनरेशन फ्रस्ट्रेशन रही है पाकिस्तान में, मगर कोई सही बात नहीं करता कि यार फंडामेंटल चीजें देख लो कि हम अर्बनाइजेशन की तरफ क्यों नहीं गए हैं, क्योंकि हमारे ज़हन में अभी तक फ्यूडल चीजें घुसी हुई हैं। हमें जमीन, अब ये नवाज आई थिंक पाकिस्तान बिल्कुल गलत है, इंडस्ट्रियलिस्ट था, मगर उसने कहा कि जब मैं बनूंगा तो पहले मैं जिम्मेदार बनूंगा। 10 मुरब्बे जमीन क्यों खरीदी उसने। अच्छा, पहली बात तो ये है नदीम, मुझे जरा इजाजत दें। जिन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हुए तो सारे जागीरदार हैं, तो मैं भी जागीरदार बनूं। असद साहब को जवाब देने, बोलिए। सर, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान अब फ्यूडल बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ पर एवरेज जो है, फैक्ट्स आपको भी पता होंगे, 10 एकड़ जो है ना, फ्रेगमेंटेशन है जमीन की, बिग लैंड होल्डिंग्स नहीं है। अमेरिका में हजारों एकड़, इवन यूके में हजारों एकड़ लोगों के पास होती है और वो कल्टीवेट करते हैं। और अब आपकी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रही है, वो कह रहे हैं कि जी 1000 एकड़ से कम जो है ना वायबल ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि ये कोई जो है ना फ्यूडल सिस्टम की वजह से हमारी जो है ना मुल्क ठीक नहीं है का। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्यों परफॉर्म करेगी अगर वो अकाउंटेबल नहीं होगी लोगों को। यहां पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट जो हैं और फोर्सेस लगाएंगे
जो पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दैट वाज द ओनली टाइम ए पार्टी केम थ्रू द पावर ऑफ वोट, दैट आल्सो आफ्टर हाफ ऑफ द कंट्री वाज ब्रोकन। उसके बाद पावर उनको दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है दैट सिस्टम डिड नॉट कंटिन्यू। उनको अगर वो कंटिन्यू होता, अगर 3-4 इलेक्शंस हो, फेयर इलेक्शंस होते, तो मैं समझता हूं, आई मे बी, आप यू मे डिसएग्री विद मी, तो हमें रिलेटिवली बेहतरी की तरफ जाते हैं हम। ठीक। हमारे पास अच्छा जी, अब रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है ही नहीं, अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। लेट मी जस्ट से दिस वेरी क्विकली, कि टाइम बड़ा हो रहा है। लेट्स सी वेरी क्विकली, अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं, जो मेरा ख्याल हम सबका फेलियर है कि वी हैव क्रिएटेड नो नैरेटिव फॉर रिफॉर्म एंड चेंज। हम सब सतही बातें करते हैं ऊपर ऊपर की, पर क्या हमें चाहिए चेंज? लैंड रिफॉर्म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बट लैंड रिफॉर्म असद साहब ने ठीक कहा है। यस, पंजाब में एकरेज बहुत गिर गई है, पर सिंध में तो अभी तक एकरेज बहुत हाई है। आई पर्सनली नो पीपल हु गॉट 5000 एकर्स इन सिंध, एंड लोअर पंजाब में भी काफी बड़े हैं। ठीक है, नहीं, एक्सेप्शंस हैं कुछ, सब अब कहीं नहीं रही है। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं ना। मैं आपको ले जाऊंगा 1-2 घरों में जहां आप देखा, आप खुद जानते हो। हाँ, 1-2 है, एक्सेप्शंस है, मैं कह रहा हूं। गो देयर टुगेदर, पर है ना। अब मसला ये है कि चले ठीक है, बट लैंड रिफॉर्म को भी छोड़। मैं कहता हूं कि मुझे 5 पाकिस्तानी बिठा दे, वो आपस में एग्री कर लें कि हमें क्या चेंज चाहिए। मुझे चेंज ये नहीं चाहिए कि 50 साल में पहले जुनैद शरीफ के रूल में बैठूं, फिर बिलावल के बच्चे के रूल में बैठूं, फिर मुझे चेंज आज चाहिए। मुझे ये डायनेस्टी से मैं तंग आ गया हूं, मेरा दिल तंग आ गया, पूरे पाकिस्तान का दिल तंग आ गया। पूरा पाकिस्तान एंट्री चाहता है, और ये जो बार बार वही लोग आ जाते हैं टीवी पे, वही लोग, आपको भी पता है, मुझे भी पता, मैं नाम नहीं लेता, सारे हमारे दोस्त ही हैं यार। ये अब निज़ाम ख़त्म होना चाहिए कि वडेरा का बेटा, वडेरे का बेटा, वडेरे का बेटा काफ़ी हो गई है। और वडेरा डजंट मीन फ्यूडल लैंडलॉर्ड, वडेरा अर्बन भी हो सकता है। अब अर्बन वडेरे भी बड़े आ गए हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि ये जो गेम है, इसको ख़त्म होना चाहिए। वी मस्ट, रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मीन इलेक्शंस फॉर द सेम पीपल। तो मेरा जो ये ख्याल है वो ये है कि पहली चीज़ हमें इलेक्शन सिस्टम को चेंज करना चाहिए। वी हैव टू हैव रैंक चॉइस, वी हैव टू हैव सेकंड राउंड वोटिंग, वी हैव टू हैव सम अदर थिंग। सेकेंडली, वी हैव टू हैव वोटिंग ऑन द मोबाइल फ़ोन। ये वोटिंग जो है बाय बूथ्स, ये ख़त्म होनी चाहिए, बिकॉज रिगिंग यहाँ से हो सकती है, मोबाइल फ़ोन पे रिगिंग नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत मुश्किल है। नंबर 2 जो चीज़ हमें चाहिए कि मिनिस्टर्स जो हैं, मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट का गठजोड़ तोड़ना चाहिए। ये जो हर बंदा पार्लियामेंट में बैकडोर से आता है और फिर मिनिस्टर बनना चाहता है, इसको तोड़ना चाहिए। मिनिस्टर बेशक टेक्नोक्रेट हो, बेशक कुछ हो, वी कैन हैव अ हाइब्रिड सिस्टम। डजंट मीन कि एवरी पार्लियामेंटेरियन शुड बी अ मिनिस्टर। इनफैक्ट देयर इज नो रीजन व्हाई पार्लियामेंटेरियन शुड बी अ मिनिस्टर। ठीक है। सेकेंडली thirdly we need a civil service reform, जो कि इकराम साहब भी कह रहे हैं, we need a serious civil service reform which ties into local government. We need a very serious local government reform, and when I say local government, I mean city reform. I don't mean a rural local government, a city local government. Pakistan is such cities, even the World Bank now finally admits, जो हम लोग बड़ी देर से कह रहे हैं, कि 85% of Pakistan is urbanized. पाकिस्तान इस 1 लाख से ऊपर बहुत सिटी था। मुझे लोग कहते हैं, मैं विलेज से, जब मैं उनसे पूछता हूँ भाई आप कौन सा विलेज, वो बताते हैं उसकी पॉपुलेशन 1.5, 2, 3, 4, 5 लाख होती है। तो ये सिटी रिफॉर्म हमें चाहिए, जो चीन में है मेयरल रिफॉर्म चाहिए, कि सिटीज आए, पर सिटीज में वी हैव टू मेक श्योर कि ये इलेक्शन जब हो तो वडेरा का बेटा ना आए। बाय वडेरा अगेन आई मीन नॉट नेसेसरली कि वो रूरल एलिट ही है, बट अर्बन एलिट भी वडेरा बन गया। माय फ्रेंड Hassan Iqbal is a वडेरा case in point, not necessarily a landlord, but he's a Vadera now because his son also comes into power वगैरह, तो ये सब आ गए अब। तो quite frankly we have to make sure कि we have fresh entry into the system। हम तो देखते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हम डिफाइन करते हैं, मार्केट का मतलब होता है फ्रेश एंट्री आए। अगर फ्रेश एंट्री नहीं आ रही तो नहीं बात बनती। तो वी नीड अ सिटी गवर्नमेंट, उसकी चॉइस ऐसी रखें कि एक बंदा एक ही वक्त मेयर लग सके, एक ही टर्म लग, और उसको डिफाइन करें। वी नीड डिफाइन डेमोक्रेसी। जो भुट्टो साहब ने किया था ना, बड़ी जल्दी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कॉपी कर लिया, वो एक ठीक था, उस वक्त ये ठीक था, बट इट नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड। और अभी आपने देखा 27 अमेंडमेंट्स के बाद उसको रिफॉर्म किस तरफ जा रहा है। बट अगर कौम इंटरेस्ट नहीं लेगी तो रिफॉर्म उस तरफ। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्केट्स। अब किस मार्केट कोई है नहीं। मैं अभी लिख के बैठा था असद साहब, एक आर्टिकल अभी मैंने लिखा है, अभी मैंने डाला, मेरा ख्याल शुरू भी नहीं किया, कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। आपके मुल्क में जितने इदारे हैं वो बाहर के लोग बनवाते हैं, आप खुद बनाते नहीं। मर्केंटाइल एक्सचेंज IFC ने बनवाया, पाकिस्तान मॉर्गेज रिकंसिलिएशन IFC ने बनवाया, ओम्बुड्समैन सारे वर्ल्ड बैंक ने बनवाए। उसके अलावा बहुत सारे इदारे हैं जो मैं लिखी जाता हूँ, बार बार ये लोग बनवाते जाते हैं।
और हम लोग बैठे देख रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इदारा बन गया। हज़ार इदारे बन गए, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड बैंक ने बनवा दिया, हज़ार इदारे बन जाते हैं। वो फिर हमारे पीछे टैक्स का सिस्टम आपको पता है मेरे से बेहतर असद साहब और इकराम साहब दोनों को कि इन्होंने क्या बना दिया। तो अगर हमारे लोग हमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे रिफॉर्म में, हम बात ही नहीं करेंगे और हम सिर्फ एक जनरेशन लड़ाई करेंगे, तो फिर क्या होगा? तो मुझे आप लोग जल्दी जल्दी इन कंक्लूजन ये बता दीजिए कि आपके दिमाग, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इस वक्त क्या होना चाहिए? वन लाइनर बता दें क्या होना चाहिए इस वक्त रिफॉर्म, ताकि हम रिफॉर्म की तरफ चलें, छोड़े झगड़े को। रिफॉर्म क्या होना चाहिए? मैं अपनी जनरेशन में कोशिश करता रहा 70 साल, कोई नहीं रिफॉर्म की बात करता। जी असद साहब, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? जी देखें नदीम साहब, ये जो देयर इज नो मैजिक वाउंड के एकदम ये सारी चीजें हो जाएंगी। ऑब्वियसली मेनी ऑफ योर मैजिक वाउंड तो कोई नहीं। व्हाट रिफॉर्म वुड यू थिंक इज सो क्रिटिकल? मैं वही कह रहा हूँ। देखें फर्स्ट रिफॉर्म जो है ना, वो चर्चिल ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज समथिंग लाइक वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, दैट डेमोक्रेसी इज द लीस्ट ऑफ द वर्स्ट सिस्टम्स काइंड ऑफ थिंग। इट इज नॉट, उसने कहा देयर इज नो बेटर सिस्टम इन्वेंटेड बाय, अगर कोई और बेहतर आ जाए तो दैट्स फाइन। तो बात डिस्प्रूव हो गई, चीन ने डिस्प्रूव कर दी। तो चीन जो है ना, या तो आप चीन बन जाए ना, चीन जो है फिर आप डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट की तरफ चले जाएं, कम्युनिज्म ले आए और कल्चरल रेवोल्यूशन ले आए, यू हैव टू किल लॉट ऑफ पीपल। तो वो हम नहीं बन सकते, वो चीन एक अलग ही प्लेनेट है। तो अगर चीन के अलावा मेरे ख्याल में बाकी दुनिया जो है ना, डेमोक्रेसी के बगैर जो है ना वो बेहतर नहीं हो सकती, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और जब तक लोग जो है एम्पावर नहीं होंगे, अकाउंटेबल नहीं होंगे, यू कांट ब्लेम द पीपल। हम लोगों को पास जो है ब्लेम तो तब करें ना कि लोगों को चॉइस मिली हो। लोगों को चॉइस देंगे तो मैं समझता हूं कि चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चीजें बेहतरी की बजाय खराब होती जा रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंटिन्यू द सेम सिचुएशन। देखिए ग्रास रूट लेवल के ऊपर जब तक एम्पावरमेंट, सेल्फ गवर्नेंस नहीं होती, दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी हो उसके ऊपर कंट्रोल होता है लोगों का। लेकिन वो भी इतनी राहत जरूर देते हैं कि नीचे जब लोकल गवर्नमेंट्स के मसले आते हैं वहाँ एक सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम बना देते हैं। ऊपर ये जो लीड के हम बातें करते हैं पूरी दुनिया में होती हैं, हर जगह कोई ना कोई तो रूल कर ही रहा होता है, चाहे प्रोलेटेरिएट पार्टी कर रही हो, चाहे वो अमेरिका के जो हैं वो मल्टीनेशनल, ये बातें भूल जाए। लेकिन उन सारे सिस्टम में और हमारे सिस्टम में सिर्फ एक फ़र्क मुझे नज़र आता है कि कम से कम उन्होंने अपनी ऊपर जो भी करना था करते रहे, नीचे जाकर ये जो फंक्शनल थर्ड टियर की गवर्नमेंट्स थी वो लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स लेके आपको हेल्थ भी दे रही है, एजुकेशन, रेजिडेंट्स के जो मसाइल थे, तो ये फ्रस्ट्रेशन लोगों में क्यों खत्म हुई कि यार उसके मसाइल जो बार बार टैक्स में क्यों आ जाते इकराम साहब? मैं ये कह रहा हूं कि नीचे जाकर क्यों हमें चाहिए टैक्स? गवर्नमेंट को हमें टैक्स क्यों एम्पावर किया इकराम सर, साहब, जब उनका प्रॉपर्टी टैक्स लेकर हम इतना टैक्स दे रहे हैं, हम इतना टैक्स दे रहे हैं, हमारे कानों से निकल रहा है। मैं और बात कर रहा हूं नदीम साहब, मुझे एक पहले बात बताइए इकराम साहब, आप टैक्स की हमेशा बात करते हैं, मुझे एक छोटी सी बात मैं टैक्स की बात ही नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ हमारी हुकूमत के पास इतने पैसे, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात नहीं, पहले मुझे बताइए हमारी हुकूमत के पास इतने पैसे खर्चने को, तो समझ नहीं आ रही क्या करे। नहीं, हमारी हुकूमत, पहले मुझे ये बात बता दें, हमारी हुकूमत जो पैसे एक हाबड़ा पड़ा हुआ पैसे खर्चने का, उनके पास इतने पैसे आ रहे हैं, फिर आप कहते टैक्स लगा दे। मैं कह रहा हूँ इस टैक्स सिस्टम की एक्सप्लॉयटेशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ थर्ड टियर की गवर्नमेंट्स वहां पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी टैक्स से लोगों को सारी सहूलियात दे रही होती हैं। Why do you want to screw property holders? Is this your inherent socialism? आप मॉडर्न नेशन स्टेट की सक्सेस की बात, मॉडर्न नेशन स्टेट की सक्सेस है, मैं कंपोनेंट बता रहा हूँ कि उसका कंपोनेंट सिर्फ लोकल गवर्नमेंट हम एग्री करते हैं इकराम साहब, लेकिन पहले फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट तो आए, फिर सेकंड और थर्ड भी होनी चाहिए। पर देखिए कि यहाँ पे नहीं भी है, जहाँ आपने बात की चीन की, जहाँ ऊपर बहुत सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, पहले लोकल गवर्नमेंट से तो नहीं शुरू हो सकती ना। अच्छा साहब बात तो सुन लीजिए ना, पहली बात तो मेरी मुकम्मल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का मॉडल भी रखा, मेरी बात जरा सुन लीजिए ना, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ जहां आपने सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का मॉडल भी रखा, एक वन पार्टी का, वहां आपको डिसेंट्रलाइजेशन नीचे थर्ड टियर की मिलती है, चीन में कि नहीं मिलती? चीन की तो मैं आपको मिसाल जो दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें
कि यहाँ पे देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारी देखिए सोसाइटीज में ये ये बात हो फर्क गई, आपको नजर बिल्कुल नहीं आ ठीक रहा, आपने तो कहा, मैं बार बार ठीक तवज्जो है। दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जरा मेरा आर्गुमेंट सुन ले तो आपको फिर बात इकराम क्लियर हो साहब, मैं जाएगी। आपसे फुली एग्री करता हूं, मैंने भी शुरू में कहा था लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। वेयर फर्क वी नहीं कि डिसएग्री, गवर्नमेंट का वेयर वी जो, डिसएग्री, जब तक वेयर वी आप डिसएग्री इज ऑन एम्पावरमेंट नहीं करते टैक्सेशन, हैं। बिकॉज यू लीड विद टैक्सेस। आई थिंक टैक्सेस आर सेकेंडरी। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज सो मच मनी राइट नाउ, उसको मैं समझ सर नहीं आ टैक्स की रही। बात इधर ही नहीं उधर कर रहा। फ्लाईओवर बन रहा है, इधर उधर चीजें लग रही हैं, वो स्मोक फोर्स बन गई तो फलानी फोर्स बन गई तो फलानी, इतने पैसे हैं इनके पास कि उनको समझ ही नहीं आ नदीम रही क्या साहब, करें। जो पब्लिक स्कूल सिस्टम चलाया 30 ईयर की गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के अंदर, जहां से सोशल मोबिलिटी हुई, चाहे आप स्कैंडिनेविया से चलें, चाहे चीन से चलें, चाहे हमें आप एजुकेशन चाहिए अमेरिका ही से नहीं चलें, इकराम साहब, प्लीज याद आप मुझे रखिए। बताइए कि इस पब्लिक स्कूल सिस्टम दुनिया में कौन चलाता है? हमें चाहिए नहीं पब्लिक स्कूल सिस्टम। नहीं, मैं ये तो मैं आप पूछ फोर्स रहा कर हूँ रहे कि हैं ना, उनके यहाँ जो पब्लिक स्कूल आप सिस्टम फोर्स चलने कर की रहे हैं ना। वजह देखिए से उनके उनके यहाँ लोग ऊपर आते हैं, वो हम क्यों नहीं ला पाते? इकराम साहब, मैं बताता हूँ क्यों नहीं। हमारे यहाँ स्कूल के रिटर्न्स है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, मेरे जितने, मैं अक्सर ये करता हूँ एक्सपेरिमेंट, आप मेरे साथ चले, कहीं भी चले, रेस्टोरेंट में चले, मैट्रिक पास वो लगा हुआ वेटर, चपरासी लगा हुआ मैट्रिक पास। अब मुझे एक ड्राइवर ने एक दफा कहा था, मैं नहीं अपने बच्चे को पढ़ाता क्योंकि आप चाहते हो कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा आपका ड्राइवर लग जाए और साइंस पढ़े। मेरा ख्याल है एजुकेशन सोशल मोबिलिटी पहले प्रूव तो करके दे ना। मैं पहले आपको ये जो बता एक देता हूँ ना, आप जरा देखिए फिनलैंड के अंदर तो सोशल यार मोबिलिटी का टूल क्या फिनलैंड है। वो गोरे हैं, हमें देखें, हमें पूरी दुनिया हकारत की नजर से देख रही है और हमें पूरी दुनिया कहती है आप लोग किस किस्म के लोग हैं। तो हम अपने आप को तो देखें ना, हमें एजुकेशन से क्या फायदा होगा? हम एजुकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब हमें सरकारी नौकरी मिलेगी ना, और क्या होगा? ठीक है ना? नहीं तो जिस पब्लिक स्कूल का मैं तासुर पेश कर रहा हूँ, वहां पे आपका ख्याल है कि एक क्लर्क पैदा कर रहे होते हैं वो? और क्या क्या कर रहे होते नहीं, बेचारे? फिनलैंड का जो पब्लिक स्कूल सिस्टम है उसमें वो यार क्या पैदा कर रहे हैं? फिनलैंड छोड़े ना जी, नहीं, फिनलैंड फिनलैंड तो आपसे भी बुरा मुल्क था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। जी, फिनलैंड नहीं, हमसे बुरा कभी भी नहीं था, छोड़िए। कहाँ उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हालत थी उनकी? आप प्लीज उसकी पर कैपिटा उनके पास सोने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। सर जी आज कहाँ है फिनलैंड? सर जी पॉइंट ये है, ये तो एक तो जो है ना, आर्ग्यूमेंट बाय लुकिंग एट अदर कंट्रीज छोड़ दें, अपने सर मुल्क की आप उनकी हालत सेल्फ देखें। गवर्नेंस देखें, सेकेंड सेल्फ वर्ल्ड वॉर गवर्नेंस के में बाद एग्री कर रहा फिनलैंड हूँ, की सेल्फ सेल्फ गवर्नेंस गवर्नेंस का में मॉडल एग्री देखें। कर, सेल्फ गवर्नेंस से मैंने आपको कहा, मैंने भी उसी वही बात शुरू में की थी, सेल्फ गवर्नेंस में एग्री कर रहा हूँ। वेयर आई डिसएग्री है इसके, हर चीज पर टैक्स चाहिए और हर चीज पर हुकूमत चाहिए। हमें हुकूमत नहीं चाहिए भाई। हमारा हुकूमत का मसला ये है कि वो बाबू ले लेगा पैसे, बाबू अपने घर बना लेगा, बाबू अपनी गाड़ी ले लेगा, बाबू सारी। आप प्लीज इकराम साहब देखिए कितनी दुनिया की सैरें हो रही हैं इस वक्त हर मिनिस्टर भागी फिर रहा है ऐसे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम पे। इनके पास 2-3 मिलियन डॉलर इकट्ठे हो गए हैं। एहसन इकबाल साहब अपने 10 चमचे लेके विलायत की सैर करके आया कि उड़ान पाकिस्तान सैल करना है। यार खुदा के वास्ते देख ले इनकी हालत क्या है। जी जी, जरा जल्दी से खत्म करें जी, अफसार साहब बोलिए जल्दी से, फिर रियाज साहब। तो मैं बस आखिरी रिमार्क्स ये देना चाह रहा था कि जो सिस्टम होता है वो इंडिविजुअल से ही बनता है, और वी एज अ पीपल आर इनहेरेंटली सेल्फिश। हम अपनी चादर और चार दीवारी से बाहर देखते ही नहीं है, हम कभी कलेक्टिव गुड का सोचते ही नहीं है। असद शाह साहब से मैं इतना डिसएग्री करूंगा, उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोगों को चॉइस नहीं मिली। हमें चॉइस सुबह उठते ही दिन में 10,000 चॉइसेस होती हैं हमारे पास चॉइस होती है सड़क पे कचरा ना फेंकें, हमारे पास चॉइस होती है रोड पे तमीज से गाड़ी चलाएं। तो जब हम वही चॉइस ठीक तरह नहीं ले सकते, हम इतनी बड़ी चॉइस के हमें रूल कौन करेगा, हम ये कैसे लेंगे? तो मेरा तो पर्सपेक्टिव अब ज्यादा से ज्यादा, आप जो एक बात करते हैं कि हमारा कोई डीएनए का ही मसला है, मैं अब उसी की तरफ ज्यादा से ज्यादा इंक्लाइन हो रहा हूँ कि हमारे कल्चर में और हमारी सोशल जो सिस्टम है उसमें कोई बहुत बड़ा मसला है कि हम कलेक्टिव गुड का फॉर सम रीजन सोच ही नहीं सकते। गुड पॉइंट जी, रियाज जी साहब। जी नदीम साहब शुक्रिया। मेरा तो ख्याल अगर हम कर सकें तो एक चीज कर लें, जो आपने कहा ना वन लाइन, वो ये है कि जी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी एक जगह कर दें तो शायद कुछ चीजें ठीक हो जाए। जहां तक दूसरी बात आपने एजुकेशन की एजुकेशन उस वक्त ही मोबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगी, डेंट डालेगी, जब वो क्वालिटेटिव होगी और रेलिवेंट होगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि ना ही वो क्वालिटी एजुकेशन, ना ही वो रेलिवेंट एजुकेशन है। तीसरी चीज ये है कि जो आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, फैमिली, सोसाइटी, स्कूल, मदरसा और मीडिया, इसकी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और जो आपने सीएसएस रिफॉर्म्स की या सोशल सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की बात की है, तो वो अभी तक जो रिफॉर्म्स की बातें हमने सुनी है वो सिर्फ उसकी इंडक्शन, उसके सिस्टम पे, जो इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉज हैं कि जो आपका डीसी है वो नाखुदा बना होता है, 2 महीने 2 साल वहां रहता है, वो जो डिसीजन के इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो मासिक भुगतते हैं, लेकिन उसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं होती।
तो अगर ये दो चार चीजें हो जाए तो मेरा ख्याल है कि कुछ देखिए जी, Gen लोकल Z भी गवर्नमेंट बेहतर तो हो जाएगी। बहुत जरूरी है, लोकल गवर्नमेंट बहुत जरूरी है, जी जी बिल्कुल सही मानता हूँ, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि द राइट पीपल कम इनटू पावर। नॉट ये कि वडेरे का बेटा जो सिस्टम हमारा चला हुआ है कि वो वट्टूज के नाम सुनते रहते, वट्टू 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 वट्टू, वो फिर जनाब पता नहीं सिंध से कोई नाम आ जाते हैं, वही नाम चली आ रहे हैं, वही पुराने पुराने नाम चली आ रहे हैं। यार खुदा के वास्ते वी नीड न्यू नेम्स। सर, अब वो नदीम साहब बताएं। सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है आपके, पॉलिटिकल उसका बेटा पॉलिटिशियन बनता है, अब तो ये डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, ब्यूरोक्रेट का बेटा ब्यूरोक्रेट बन रहा है, तो गरीब और मासेस कहाँ जाएं? तो उस सिस्टम गरीब और रिफॉर्म्स की जरूरत है ना। गरीब और मासेस माइग्रेट करे नहीं यार, ये क्या बात हुई? ये क्या बात नहीं हुई? सर, हत्थों लोगे माइग्रेट बैठ के। जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो माइग्रेट करेगा और कर भी रहा है। तो करे ना, माइग्रेट करे, ये क्या बात हुई कि रो रहा है? आई थिंक ये रोना बंद करें और सोचना शुरू करें। ये कौम, आप लोग एजुकेशन की बात करते हैं, मैं देखता हूँ किताबें की दुकानें तो इस मुल्क में बंद हो रही हैं, ठीक है। इंटरनेट पे अगर आप गूगल में जाके सर्च करके देखें, हमारे लोग कोई एजुकेशन के ताल्लुक नहीं। अभी देखिए, मैंने ये सारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के ग्रुप में ये लगाया है, कितने लोग आए हैं। हमारे प्रोफेसर जौन से हैं वो बच्चों को डम डाउन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इनको पब्लिक स्कूल दें, हमारे प्रोफेसर जौन से हैं वो तो बहुत ही डम है। फिनलैंड के प्रोफेसर और चीज़ है। हमारा डीएनए का प्रॉब्लम है, डीप प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें, बहुत मसला है। आई थिंक वी रियली नदीम नीड साहब, डीप डिस्कशन जी। मैं डिसएग्री करता हूँ, कोई डीएनए का मसला नहीं है, अच्छा, कोई डीएनए का मसला नहीं है। देखिए, ये बहाने बनाना कि जी हमारे डीएनए में, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। सिस्टम ठीक करना दुनिया ने किए हैं और सिस्टम ठीक होते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि हम इनहेरिटली ठीक नहीं हो सकते तो हम कभी भी ठीक नहीं होंगे, मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर आपने ज़रा देखा हो तो हमारे ज़माने में अच्छे पब्लिक स्कूलों में बच्चे पढ़ के निकले हैं, बाद में सिस्टम हमने ख़राब किए हैं, खुद ख़राब किए हैं, और अब हम उनको ठीक नहीं करना चाहते। नहीं, ये इस पॉइंट पे मैं आपसे एग्री करता हूँ, डीएनए का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल चीज जो हम बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी कमेंसुरेट तभी होंगे ना जब गवर्नेंस ठीक होगी। और वो सिस्टम जो है ना, जो हमें अंग्रेज ने दिया था, आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें सब कॉन्टिनेंट में जो भी आप कह दें, जो अंग्रेज का दौर था वो सबसे ज्यादा बेस्ट था। और उसके बाद जब हमने उसको लिया, वी वेंट आउट ऑफ, जो जो उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम भी दिया था ना, हम उसकी तो इंडिया कंटिन्यूड इट, उसको बेहतर किया। हमने उसको खराब किया, हमने इलेक्शंस नहीं कराए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, हमने रूल ऑफ लॉ नहीं बनाया ना, तो फिर हम खराब ही होते रहे। देयर हैज बीन अ पावर ग्रैब इन दिस कंट्री। देखें, कंटिन्यूस अगर आप एक प्रोसेस चलाएंगे तो ही जो किसी ने बात की अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी कमेंसरेट होने चाहिए, वो और सिस्टम में नहीं हो सकते। लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी, जो आप बात कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी के थ्रू ही आएगी ना। तो जब तक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आएगी, मैं समझता हूं ये कोई मिरेकुलसली चीजें ठीक नहीं होंगी। ठीक जी, very good जी, thank you very much. I think the debate is there. We need to carry on थैंक यू this वेरी debate. मच। Lots of debate needs to take place. Unfortunately, problem here, part of our problem is we can't debate. Part of our problem is we are not ready to learn. इसलिए मैं स्कूलिंग को कहता हूँ डिनाई करो, ख़त्म करो, स्कूलिंग ख़त्म करो। जो जाहिल गोरे थे उन्होंने रिफॉर्म कर लिए थे बगैर स्कूलिंग के। वो 1215 में रिफॉर्म ले आए थे, वो 1864 में रिफॉर्म ले आए थे, वो 1832 में रिफॉर्म ले आए थे। वो सारी ज़िंदगी रिफॉर्म करते हैं जाहिल गोरे, जहाँ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मेरे ख्याल 90% थे, जहाँ स्कूल सिस्टम था ही नहीं। पब्लिक स्कूल सिस्टम तो आया आफ्टर दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो क्वाइट फ्रैंकली ये स्कूलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ये शऊर से ताल्लुक है। नदीम गोरे साहब, में जी। सर व्हाट अबाउट ऑनलाइन लर्निंग, तो उसको भी आप सर फॉलो आउट करेंगे कि ये भी परफॉर्म नहीं करेगा? ठीक है, आपने कहा प्रोफेसर फलाना ITC, तो आजकल तो चैट GPT आ गया, AI आ गया, तो आई थिंक वो जो हमारे प्रोफेसर हैं उनसे ज्यादा हमें सिखवा सकता है तो सब मेरा कुछ। ख्याल है, मैं तो हैरान हूं, मैं तो कल भी ट्विटर पे डाला था, सब यूनिवर्सिटी से निकल जाएं, ऑनलाइन लर्निंग पे चल जाएं। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से बच्चों को कूच करना चाहिए। दे शुड विथड्रॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज आर डमिंग डाउन आवर चिल्ड्रन, और जाएं ऑनलाइन लर्निंग। यूट्यूब इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। जितने लेक्चर्स दुनिया के वहाँ पढ़े हैं सब पढ़े हैं, आप जो जो मर्जी बैठ के देखें, सुने, सीखें। सारे MIT के लेक्चर्स हैं, हार्वर्ड के लेक्चर्स हैं, सब चीज़ हमारे हाथों में है।
क्वेश्चन इज ये जो हम कह रहे हैं ना कि नहीं जी नहीं, हमें स्टेट दे, भाई स्टेट क्या देगी? यूनिवर्सिटियां बंद करो, स्कूल बंद करो, यूट्यूब पे जाके पढ़ो। जिसने पढ़ना है, जिसने नहीं पढ़ना उसको चाहे मुफ्त भी स्कूल देंगे, चाहे उसको किताबें देंगे, वो नहीं पढ़ेगा साला। मैं जाता हूँ जी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, पूछता हूँ आप कौन सी किताब पढ़े, हर बच्चा मुझे कहता है मैं कोई किताब नहीं पढ़ा। सिविल सर्विस अकेडमी गया, वहां भी कहते हैं कोई नहीं किताब पढ़ा। एनडीयू गया, वहां भी कोई किताब नहीं पढ़ा। तो आप मुझे बताइए, जब उनसे वेबसाइट पूछो, ये अब हम वीडियोज लगाते हैं, कितने लोग देखते हैं? 5,000 4,000 लोग देखते हैं। जिस मुल्क में शऊर हो इकराम साहब, वहां लोग देखते हैं, शोर मचाते हैं। जी मैं आपको बताऊं 17 समथिंग में उसने जब किताब लिखी थी थॉमस पेन ने, कॉमन सेंस, वो किताब बेस्ट सेलर थी, पूरे अमेरिका ने पढ़ी। वो अब यहाँ अनफॉर्चुनेटली आप पढ़ते ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ कुछ भी कर ले, आप कॉलम लिखते हैं इकराम साहब, कितने लोग पढ़ते हैं? ये कोई देखें, ये हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिस पे हमें सोचना चाहिए और बहुत गौर करना चाहिए। एनीवे, बहुत देर होगी, विल कंटिन्यू दिस इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, जी थैंक यू वेरी मच, बहुत खुदा अच्छा, हाफिज। थैंक यू वेरी मच।